श्रेया अचानक से बेड से उठी। उसका दिमाग बहुत सुन्न लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही अलग सा फील कर रही थी। पता नहीं, उसे ऐसा लगा जैसे वो श्रेया हो ही ना। उसकी हथेली को टच करने वाली आलीशान चादर जाने क्यों रोज जैसी नहीं लग रही थी। उसके सिर के ऊपर पड़ती रोशनी भी उस खराब एनर्जी सेविंग लैंप की नहीं लग रही थी जिससे वो डेली सुबह जागती थी। उसका बदन बुरी तरह से टूट रहा था। जब उसने अपनी कलाई देखी, उस पर पर्पल ग्रीन कलर के निशान थे जो उसकी आंखों को साफ साफ दिखाई दे रहे थे। यह एक सपना नहीं था, है ना? उसने खुद को शोर करने से रोकने के लिए अपना मुंह ढक लिया और ब्लैंकेट उठाकर खुद को देखा। जब उसने देखा कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है तो लगभग उसकी चीख निकल गई। श्रेया ने अपनी आंखें 2 बार घुमाई। उसने हिम्मत करके अपने ऊपर से कंबल हटा दिया और बिस्तर से बाहर निकल आई। उसने अपने इधर उधर बिखरे पड़े कपड़े इकट्ठा किए, लापरवाही से उन्हें पहना और जाने के लिए रेडी हो गई। वो दोबारा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती थी। अचानक किसी ने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ लिया। मुझे जाने दो, लीव मी। श्रेया ने अपने हाथ पैर चलाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उस आदमी ने अपने बड़े से हाथ से उसको गर्दन से खींचा और बड़ी आसानी के साथ उसे बिस्तर पर फेंक दिया। जिस तरीके से उस आदमी ने श्रेया के साथ बिहेव किया, उसके बावजूद श्रेया ने जब उस आदमी को आंख उठाकर देखा तो वो शॉक हो गई। उसकी आंखें उस सुंदर चेहरे से हट ही नहीं रही थी, जैसे उसका खुद ही पर बस नहीं चल रहा हो। कितना हैंडसम था वो। उस आदमी की आंखें तो झुकी हुई थी, लेकिन उसका ईगो साफ नजर आ रहा था। उसकी नाक एकदम खड़ी हुई सी थी। उसकी सफेद चमकदार स्किन देखकर श्रेया तक को उससे जलन हो रही थी, जबकि उसकी अपनी खुद की स्किन काफी अच्छी थी। वैसे तो उसने अपनी लाइफ में काफी मर्दों को देखा था, लेकिन उन सभी हैंडसम लोगों के सामने ये बंदा बिल्कुल अलग ही पर्सनालिटी वाला था, जैसे वो भी इसके सामने पानी भरते थे। लेकिन क्या ये वही इंसान था जिसने श्रेया की ऐसी हालत की थी और लास्ट नाइट उसे इतना टॉर्चर किया कि वो खुद अपने होश में नहीं थी? किसने भेजा तुम्हें यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग्स देने की? इतनी हिम्मत करने के बावजूद तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से सही सलामत वापस लौट जाओगी? उस आदमी ने श्रेया को कहा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। उस आदमी की आंखों में काफी गुस्सा था। उस शख्स के लिए श्रेया एक अनजान लड़की थी। उसकी स्किन काफी गोरी थी, एकदम बर्फ जैसी। साथ ही एक प्यारा सा छोटा चेहरा और 2 बड़ी आंखें। उसकी पलकें आपलक उस आदमी को ही घूरे जा रही थी, जिसका नाम कबीर था। श्रेया अपनी आंखों के साथ अपने सिर को तेजी से हिलाने लगी। कबीर उसको टकटकी लगा के ऐसा करते हुए देख रहा था। वो एक छोटी मोटी एक्ट्रेस थी। काफी मुश्किलों के बाद उसे पता चला था कि एक बहुत बड़ा एक्टर और सेलिब्रिटी देवेश कपूर आज इधर आया हुआ था। इसीलिए वो खास तौर पर कुछ ड्रग्स लाई थी जिससे कोई भी अपना होश खो दे। लेकिन उसने उन ड्रग्स को पानी में मिला दिया था, ये सोच के कि देवेश कपूर का फायदा उठा सकेगी। लेकिन उसने गलत इंसान को ड्रग्स दे दिया था। उसके सामने जो इंसान था वो बेशक बहुत हैंडसम था, लेकिन ये कंफर्म था कि ये टॉप सेलिब्रिटी देवेश कपूर नहीं था। उस आदमी ने दोबारा उसे बाजू से खींच के जमीन पे गिरा दिया। तुम क्या कर रहे हो? What do you think? मैं अभी भी यहाँ पड़ी होती अगर मैंने तुम्हें ड्रग्स दिए होते। तुम्हें जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ है। इस वक्त जो इंसान सबसे ज्यादा मुश्किल में है वो मैं हूँ। गॉट इट?
गिरने की वजह से उसकी बाजुओं में और उसकी बॉडी के और भी हिस्सों में दर्द हो रहा था। सबसे बदतर उसकी बॉडी के लोअर पार्ट में जो पेन था उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। गुस्से में वो जोर से चिल्लाई, जिसे मुझे बेहोश करना था वो इंसान कोई और था। तुमसे इस सब का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें लगता है तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें ड्रग दूंगी? मैं यूं ही किसी भी ऐरे गहरे पे हाथ नहीं डालती। मुझे मेरे ड्रग्स के पैसे वापस करो जो तुम पर बर्बाद हो गए। व्हाट? गलत इंसान को ड्रग दे दिया? कबीर कपूर के चेहरे पर टेंशन आ गई। उसकी आईब्रोज तन गई। उसकी काली चमकदार आंखें इस गंदे कपड़े पहने हुए लड़की को घूर रही थीं। उसके सफेद अधनंगे कंधे पर उसके घाव और भी ज्यादा उभर कर दिख रहे थे, जैसे उसकी नाजुक सफेद स्किन पे नए फूल खिल रहे हों। कल रात की यादें उसके दिमाग में दोबारा घूमने लगी। उसके पेट का निचला हिस्सा फिर से गर्म हो गया और उसे दोबारा अपने शरीर में एक अलग सा एक्साइटमेंट फील होने लगा। उसने अपनी नजरें उस लड़की से हटाई। उफ, ये लड़की, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग देने की, वो भी इतना तेज असर करने वाला ड्रग। उसके कुछ पलों की बेसुधी ने श्रेया को फायदा उठाने का मौका दिया। वो अंधाधुन तेजी से बेड से जंप करते हुए उतरी और उस लड़के को खुद से दूर धकेल दिया। बिना पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत किए वो वहां से भाग गई। उसकी सिसकियां सुनने पर वो चिल्लाई, क्या देख रहे हो तुम? अपना काम करो, खुद को देखो। तुम! कबीर कपूर पीछे मुड़कर उसे पकड़ने ही वाला था कि उसे अपने शरीर में कुछ अलग ही तरह की बेचैनी महसूस हुई। डैम इट! उसने जोर से चिल्लाया। उसने फिर कसकर अपनी मुट्ठी बंद की और खुद को रोकने की कोशिश की। बाहर से तेज आवाजें अंदर आने लगी। रजत ने पीछे मुड़कर देखा क्योंकि वो इतना ज्यादा हैरान हो गया था कि उसका मुंह तक बंद नहीं हो पा रहा था। ये अभी अभी यहाँ क्या हुआ? बाकी सब बातों में सबसे हैरानी वाली बात यह है कि एक लड़की ये बिखरे हुए से मैले कुचैले से कपड़े पहन के सर के कमरे से बाहर क्यों भागी? रजत, जो कि कबीर का असिस्टेंट था, उसने कमरे में घुसते ही कबीर से कहा, सर, वो दूसरे साहब ने फोन किया था आपसे ये पूछने के लिए कि आपको ये कमरा ठीक लगा या नहीं, लेकिन कल रात आप जैसे ही कमरे में आए आप तुरंत सो गए थे और सब ऑर्डिनेट्स ने आपको परेशान करना ठीक नहीं समझा। असिस्टेंट ने प्रेसिडेंट सर को आपके शेड्यूल के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। और सर, वो जो लड़की मैंने पहले देखी, वो... अपना मुंह बंद करो। कबीर कपूर ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। उसकी आंखें गुस्से से बड़ी हो रही थीं। रजत ने तुरंत ही अपने सारे सवालों और शक को अपने अंदर ही खत्म कर दिया। ये सवाल जो उसके मन में कभी होने ही नहीं चाहिए थे। कबीर ने बेडरूम में अपने शरीर को तब तक जोर से रगड़ा जब तक उसकी स्किन पे घाव नहीं हो गए। उसके बाद ही उसने खुद को आईने में देखा और जोर से चिल्लाया, आह! सर, मैडम आई हैं। रजत ने धीमी आवाज में कबीर को याद दिलाते हुए बाथरूम के बाहर से कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ जाहिर थी। कबीर ये सुनते ही जम गया। उसकी माँ का ऐसे वक्त पर आना कोई गुड न्यूज तो बिल्कुल भी नहीं थी। कबीर ने दरवाजा खोल के देखा तो बाहर जो स्टाइलिश औरत खड़ी थी वो सदमे में उस बिखरे हुए बेड को देख रही थी। बिखरी हुई बेडशीट जो बिल्कुल भी ढंग से बिछी हुई नहीं थी, किसी को भी साफ इशारा कर दे कि कल रात उस कमरे में क्या हुआ होगा। कबीर की आंखें काली पड़ गई थीं। उसने बाथरोब उठाया और अपनी बॉडी पर जल्दी से उसे ओढ़ लिया। मैं जानता हूँ मॉम, आप क्या पूछना चाहती हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं आज बहुत बिजी हूँ। आखिर कविता कैसे नहीं पूछती? वो अपने इमोशंस को
अपने चेहरे पे आने से कैसे रोक सकती थी। कबीर को देखते हुए उन्होंने बेड की तरफ इशारा करके पूछा, कबीर, मैं सब पहले से ही जानती हूँ, तुम किसी लड़की के साथ सोए हो यहाँ। कबीर ने गुस्से में दरवाजा खोला और रूखी आवाज में बोला, क्या खुद को इस मामले से दूर रख सकती हैं आप? मैं कैसे फिक्र ना करूं कबीर, तुम्हें इस लड़की से जरूर शादी कर लेनी चाहिए। तुमने जो उस लड़की के साथ किया, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। कबीर जानता था उसकी माँ यही कहेंगी। मॉम, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैं पागल नहीं हूँ। मैं उसे जानता तक नहीं, मुझे उसका नाम तक नहीं पता। वो बस एक अजनबी थी। उसका नाम श्रेया है। वो 23 साल की है। वो सिंघानिया ग्रुप के सिंघानिया खानदान की नाजायज बेटी है। उसकी 2 बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। उसकी माँ जब श्रेया छोटी थी तभी मर गई थी और उसका बाप उसकी फिक्र नहीं करता। वो सिंघानिया विला में रहती है, लेकिन उसको सिंघानिया फैमिली से कोई पैसे नहीं मिलते। मॉम, कबीर बिना हिले वहीं खड़ा रहा। उस लड़की के बारे में याद करके उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। क्या तुम अभी भी उस काव्या के बारे में सोच रहे हो? मैं तुम्हें अब भी बता रही हूँ, तुम्हारे और उस काव्या के बीच में कुछ नहीं हो सकता। तुम इतने सालों से उसके साथ हो, लेकिन आज तक तुम उसे छू तक नहीं पाए। तुम लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने ही नहीं हो। कविता ने कठोरता से कहा। मॉम, बस बहुत हो गया, कबीर ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा। लेकिन कविता अब तक बहुत गुस्से में आ चुकी थी। कबीर, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, तुम अपनी बीमारी की वजह से किसी औरत को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हमारी फैमिली ने इलाज की सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है ताकि तुम्हारा अपना बच्चा हो सके। लेकिन आज तुमने एक लड़की को छुआ। इसका सीधा मतलब यही है कि वो तुम्हारे लिए बनी है। वो तुम्हारे सबसे लायक है। क्या कबीर के ऊपर उसकी माँ की बातों का असर हो पाता है? क्या कबीर कोई फैसला ले पाता है? ये जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी आरजे खुशी को। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी आपके साथ और आप सुन रहे हो श्रेया और कबीर की कहानी। मॉम, उसने एक ऐसा तरीका अपनाया जो पहले किसी ने नहीं किया होगा। इसका मेरी बीमारी के ठीक होने से कोई लेना देना नहीं है, कबीर ने कहा और उसकी आंखें और गहरी हो गई। कविता ने उसकी ओर देखा और बोली, तुम्हें लगता है मैंने तुम पर कभी इसकी कोशिश नहीं की थी? इसने कभी तुम पर कोई असर नहीं किया। हर बार हमें बस डॉक्टर को बुलाना पड़ता था ये सब संभालने के लिए, बार बार। लेकिन तुमने उसे छुआ। और तो और तुम्हारे सब ऑर्डिनेट्स ने मुझे बताया कि तुम बहुत सेटिस्फाइड थे उस लड़की के साथ और तुमने एक से ज्यादा बार उसके साथ संबंध बनाए पूरी रात में। कबीर ने गुस्से में अपनी बंद मुट्ठी को कांच की टेबल पर रखा और जोर से दबाते हुए बोला, हो सकता है इस बार ये कोई दूसरी ड्रग थी मॉम। आपको इस आइडिया को यही छोड़ देना चाहिए। सड़कों पे चलते हुए जब श्रेया ने अपने शरीर पर निशान देखे तो उसने गुस्से में मन ही मन कोसा उस घटिया ड्रग देने वाले को। श्रेया को उससे ड्रग खरीदते वक्त ही लगा था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। उसने बस इतना कहा था कि उसे एक ऐसी ड्रग चाहिए जिससे कोई भी सो जाए। उसने इस तरीके की ड्रग तो कभी मांगी ही नहीं थी। अब देखो उस आदमी ने वो ड्रग लेने के बाद उसके साथ क्या किया। अभी भी महज उस हादसे को याद करने से ही उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसके नीचे के हिस्से में बेहद दर्द था जो उसे पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसकी याद दिला रहा था। उस दरिंदे ने उसे पिछली रात कई बार सताया था, तब तक टॉर्चर किया था जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई और उसे और कुछ भी याद नहीं रहा। केवल एक चीज जो उसे पहले से याद थी, श्रेया अपने आप को देखो, तुम अब भी
एक सेलिब्रिटी बनना चाहती हो? अपनी सौतेली माँ की बात ठीक से सुनो, यही बेहतर है। मैं तुम्हारी शादी के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढ लूंगी। एक नाजायज बच्चा सिर्फ नाजायज बच्चा ही रहता है। तुम हमेशा दूसरे दर्जे पर ही रहोगी। श्रेया, तुम्हारी सौतेली माँ ये तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रही है। तुम्हारी सबसे बड़ी बहन अब एक टॉप की सेलिब्रिटी है। आपकी दूसरी बहन भी एक टॉप की डायरेक्टर है। इतने सालों के बाद तुम अभी भी सिर्फ एक डी लिस्ट सेलिब्रिटी हो। तुम्हारा कोई चांस नहीं है। श्रेया ने अपने आप को कोसते हुए कहा। लिटिल श्रेया, कंपनी इस बार ये रोल पहले ही किसी और को दे चुकी है। हमें लगता है कि आपकी इमेज इस रोल के लिए ठीक नहीं है। उसने एक रूखी सी मुस्कान दी। अगर उन्होंने इस तरह नीचा न दिखाया होता, इग्नोर न किया होता, तो वो ऐसी साजिश कभी न रचती। वो बस जीना चाहती थी। श्रेया जल्दी से कंपनी में गई। जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद वो ये नहीं भूली थी कि आज उसका ऑडिशन था। उसको आया देखकर नवी का चेहरा गहरा हो गया। उसने गुस्से से श्रेया को देखा और बोली, तो तुम फाइनली आ ही गई। मुझे लगा था तुम्हें इस ऑडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रेया ने कहा, सॉरी सिस्टर, मैं देर से आई। श्रेया ने जल्दी से अपने कपड़ों पर लगी गंदगी को ढकने की कोशिश की। एक नजर में ही नवी ने उसकी गर्दन पर निशान देख लिया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और श्रेया के कपड़ों को ध्यान से देखा। श्रेया को कॉलर से खींचते हुए उसने कहा, हम जल्द ही प्रोड्यूसर से मिल रहे हैं। मुझे तुम्हारे पर्सनल लाइफ की कोई परवाह नहीं है। हालांकि अगर तुम अब भी इस रोल को चाहती हो तो बेटर होगा कि अच्छे से फ्रेश हो जाओ, ताकि तुम किसी प्रोस्टिट्यूट की तरह ना दिखो। श्रेया ने अपनी तरफ देखा, तभी उसने अपने शरीर पर वो घाव देखे जिसके बाद किसी का भी शक दूर हो जाए। वो निशान साफ तौर पर देखे जा सकते थे और बहुत ही शर्मनाक थे। वो बेवकूफ इंसान, वो एक दरिंदा था। श्रेया की आंखें एकदम से शर्म से झुक गईं और उसने माफी मांगी। अपनी ड्रेस को ऊपर खींचते हुए वो वॉशरूम की तरफ भागी। मन ही मन में उसने सोचा कि ये सब उस इंसान की मिस्टेक है। उसने एक तरीके से उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी। जो भी उसका बचा कुचा करियर था वो भी खत्म हो गया था। अचानक से ही उसका फोन बजने लगा। उसने हैरानी से फोन उठाया। हेलो श्रेया, कल तुम सारी रात कहाँ थी? फोन पर मिस्टर उदय थे और वो बहुत गुस्से में थे। मिस्टर उदय ने शायद ही कभी उसे बुलाया था जब तक कि कुछ बहुत जरूरी ना हो। कई सालों से उन्होंने एक पिता होने का कोई फर्ज नहीं निभाया था, लेकिन श्रेया कभी भी उनकी मौजूदगी को पूरी तरह से टाल नहीं पाई। आखिरकार उसे अभी भी उनके घर में ही रहना था। श्रेया ने कल रात जो हुआ था उसके बारे में सोचा। वो खुद को दोषी मान रही थी। उसने कहा, कल रात मुझे कुछ काम था। आई डोंट केयर कि तुम किसके साथ बिजी थी। तुम्हारी बहन रिया आज फैमिली के साथ अपनी सगाई पर बात करना चाहती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरी रात बाहर रहने की? मिस्टर उदय ने जमकर फटकार लगाई। हाँ, रिया की सगाई हो रही थी, लेकिन श्रेया को उससे कोई मतलब नहीं था। श्रेया ने अपने पिता की गुस्से में कही बातें चुपचाप बिना किसी उदासी के सुनी। इतने सालों में वो पहले ही उसकी डांट खाने की आदत बन चुकी थी। मुझे कोई परवाह नहीं तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अब हर हाल में वापस आना होगा। अगर मुझे पता चलता है कि तुम वापस नहीं आई तो मैं सिंघानिया परिवार से उसकी कब्र खोदूंगा और उसकी राख को समुद्र में फेंक दूंगा, ताकि तुम दोबारा अपनी बची खुची जिंदगी में कभी अपनी माँ की किसी हिस्से को ना देख सको। जब उसने बोलना खत्म कर दिया तो मिस्टर उदय ने फोन रख दिया। उधर श्रेया के घर पर दिव्या ने मिस्टर उदय को फोन लगाते हुए देखा। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्या वो वापस आ रही है? उदय ने जवाब दिया, वो वापस आ रही है। दिव्या ने उदय के सीने को अपने हाथ से सहलाते हुए कहा,
आपको उसके साथ बात करनी चाहिए ताकि वो इस शादी के प्रपोजल से एग्री हो जाए। मुझे बड़ा शौक लगा जब एकदम से ही चोपड़ा फैमिली ने शादी का रिश्ता भेज दिया। अदिति एक बहुत ब्रिलियंट लड़की है, वो इतनी सुंदर और समझदार है। मैं उस मंद बुद्धि से उसकी शादी कैसे होने दे सकती हूँ? मैंने तो ये भी सुना है कि उसमें संयम नहीं है। उसका परिवार अदिति से शादी सिर्फ इसलिए करना चाहता है ताकि उनके पास एक नौकरानी हो। श्रेया वैसे भी एक नाजायज औलाद है, अगर उसे नहीं जाना चाहिए तो भला किसे जाना चाहिए? उदय ने कहा, चिंता मत करो, मैं अदिति को वहाँ टॉर्चर होने के लिए नहीं छोड़ सकता। लेकिन श्रेया भी तो मेरी बेटी है। वाह, ग्रेट। तो आपका मतलब है कि आप अदिति को किसी और की गंदगी और टॉयलेट साफ करने देंगे बजाय उस श्रेया के? अगर ये बात है उदय तो तुम सच में गलत हो। याद करो जब आप इस लड़की को किसी और औरत के साथ मिलकर पैदा करके घर लाए थे, मैंने उसे सिंघानिया हाउस में रहने दिया और उसे पाला। अब जब वो बड़ी हो गई है तो तुम उसे मेरी थोड़ी सी मदद भी नहीं करने दोगे? उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उसे चोपड़ा फैमिली में शादी करने देना चाहिए ताकि वो उनके पैसों का आनंद उठा सके। ये उसके लिए एक सम्मान की बात है। ठीक है, ठीक है। जब उदय ने देखा कि दिव्या ने पास्ट को बीच में लाना शुरू कर दिया और उसके ताने लगातार बढ़ रहे थे, उदय ने तुरंत उसे रोक दिया और कहा, मैं उसे भेज दूंगा, वो ही जाएगी। उदय वास्तव में झिझक रहा था, लेकिन श्रेया के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन था भी नहीं, इसीलिए वो मान गए। वो चोपड़ा परिवार को नाराज नहीं कर सकते थे। हालांकि उनका बेटा एक मंद बुद्धि था, लेकिन कम से कम उसके पास बहुत सारे पैसे तो थे। श्रेया का उस परिवार में शादी करना उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता था। फिर नौकर ने घर के बाहर से फोन किया, सर, मैडम, मिस श्रेया वापस आ गई हैं। नौकर ने श्रेया से कहा, सर और मैडम अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। रिया मैडम आज अपनी सगाई पर बात कर रही हैं, इसीलिए आपके जीजा जी भी यही हैं। श्रेया ने हैरान होकर घर के नौकर की ओर देखा। राहुल यहाँ आया हुआ है? नौकर ने कहा, हाँ, वो अभी अभी आए हैं, बस अभी अभी अंदर गए हैं। हैरानी की बात है, श्रेया जल्दी से घर के अंदर गई, लेकिन एक पल में ही रुक गई। अंदर राहुल और रिया हॉल में एक साथ खड़े थे। उनके लिप्स लगभग एक दूसरे को छू रहे थे। उन्हें परेशान करने का वो ठीक समय नहीं था। श्रेया वहां चुपचाप खड़ी थी। जब वो आखिरकार पीछे मुड़ने लगी तो उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा लगा, जिसने लगभग उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके गाल में जलन हो रही थी। दिव्या ने उसे पकड़ा और एक कमरे में खींच के ले गई। दरवाजा बंद करने के बाद दिव्या पीछे मुड़ी और उसने गुस्से में श्रेया को देखा, जैसे श्रेया ने कोई गलती की हो। दिव्या ने उसकी तरफ अपनी उंगली उठाई और बोली, बेशरम, वैश्य कहीं की। तुम्हें क्या लगता है मैंने देखा नहीं कि तुम क्या कर रही थी? वो तुम्हारी बहन का पति है। तुम इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करने की? श्रेया वहीं खड़ी रही, जैसे उसके पांव जमीन से हिल ही नहीं पा रहे हो। अपने गाल को पकड़े हुए उसने दिव्या को देखा और बोली, अगर मुझे उन्हें आकर्षित ही करना होता तो मैं वहां खड़े होकर बस देखती नहीं रहती। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी लव कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी। इस कहानी में आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। तुम? दिव्या बिल्कुल गुस्से में थी। श्रेया वहां से निकलने ही वाली थी कि दिव्या ने उसे कंधे से पकड़ा और सीधे जमीन पर गिरा दिया। क्या तुमने खुद को नहीं देखा है? हमने अच्छे से इतने लंबे समय तक तुम्हारी देखभाल की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? हमने तुम्हें तुम्हारी उस पागल माँ के साथ सड़कों पर मरने से बचाया। तो क्या हुआ?
अगर मैंने तुम्हें मारा? श्रेया की गर्दन पर निशान दिव्या को साफ साफ दिखाई दिए। वो नजारा उसकी आंखों के लिए बहुत ही शर्मनाक था। दिव्या ने किसी पागल इंसान की तरह कहा, ठीक है श्रेया, मुझे पता था कि तुम्हारे इरादे हमारे परिवार के लिए बुरे ही हैं। तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, बस लोगों को बहकाना आता है, सीड्यूस करना आता है। अगर तुम किसी को बहकाना चाहती हो तो कहीं और जाओ, हमारे घर में खुद को शर्मिंदा मत करो। ओबेरॉय खानदान के होने वाले मालिक हैं राहुल ओबेरॉय। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसी वेश्या उनके लिए बहुत अच्छी पसंद है? वो तुम जैसी लड़की पे एक नजर तक नहीं डालेंगे। दिव्या के थप्पड़ ने श्रेया को बिल्कुल भी दुखी नहीं किया। हालांकि ये छोटी सी बात उसके दिल को चीरने के लिए काफी थी। इतना होने के बावजूद श्रेया हंसने लगी। उसने अपने कपड़े अपने कंधों को ढकने के लिए ऊपर की ओर खींचे और ऐसे दिखाते हुए जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बोली, अगर आपको लगता है कि मैं उसके लिए अच्छी नहीं हूँ और इतना ही नहीं कि वो मुझे देखेगा तक नहीं, तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? दिव्या ने बाहर से कुछ शोर सुना। राहुल और रिया कुछ बात कर रहे थे। उनकी बातचीत और हंसी ने उन्हें थोड़ा परेशान कर दिया। पकड़े जाने के डर से दिव्या ने अपनी आवाज धीमी की और श्रेया के पास गई। उसने धमकी देते हुए कहा, अपनी चाल चलना बंद करो, समझी ना? उसने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर बोली, चोपड़ा परिवार के लोग बाद में आ रहे हैं अपने दूसरे बेटे राघव के साथ। ये मत सोचो कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मैं तुम्हें बाद में उससे मिलने दूंगी। चोपड़ा परिवार की अच्छी रेपुटेशन है, अच्छा बैकग्राउंड है। अगर तुम उनके परिवार में शादी करती हो तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, सारी जिंदगी आराम से रहोगी। श्रेया की आंखें खुली की खुली रह गईं। बेशक वो जानती थी कि चोपड़ा परिवार का दूसरा बेटा कौन था। तो तुम चाहते हो कि मैं उस मंदबुद्धि पागल से शादी करूं? और उन्होंने ये दावा किया कि वो उसके लिए चिंता करती हैं। श्रेया ने विरोध किया, क्या तुम नहीं करना चाहती? अगर तुम्हें इतनी ही पड़ी है तो उससे खुद शादी कर लो। मैं कठपुतली नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पे नाचूं, जिसे तुम अपनी बातों में बहला फुसला लोगी। श्रेया ने झटके से दरवाजा खोल दिया। ये देखकर दिव्या ने उसे अपनी पूरी ताकत के साथ उसे वापस पकड़ लिया। श्रेया बिना कुछ सोचे समझे घूमी और दिव्या को एक तरफ धकेल दिया। जमीन पर गिरते ही दिव्या ने गुस्से में कहा, श्रेया, अगर तुमने यहाँ से जाने की हिम्मत की तो मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ की राख को इस घर के बाहर फेंक देंगे। श्रेया परेशान होकर तेजी से वहां से भाग गई। दूसरी तरफ उधर कबीर कपूर को जल्दी ही कपूर फैमिली के बंगले पर वापस बुलाया गया। स्वाभाविक रूप से इस घटना के बारे में कबीर के दादा मिस्टर अशोक कपूर को बताया गया, जो परिवार के मुखिया भी थे। कबीर अपनी बात पर टिका रहा। उसने अपने दादाजी की तरफ देखा और उनसे पहले बोला, दादाजी, मॉम को सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। वो नहीं समझ पा रही। वो लड़की और मैं एक साथ अपनी मर्जी से नहीं सोए थे। वो सिर्फ एक दुर्घटना थी। कबीर, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? इसके बारे में सोचो। क्या उससे शादी करना तुम्हारे लिए सच में इतना मुश्किल होगा कि तुम सहन नहीं कर पाओ? तुम पहले ही उसके साथ सब कुछ कर चुके हो। क्या तुम्हें उस एहसास की जरा भी याद नहीं आती? हरगिज नहीं, कबीर ने जवाब दिया। कबीर, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। शांत और कठोर अशोक ने तीखी नजरों से कबीर की तरफ देखा। कबीर ने अपनी माँ को एक नजर देखा जो उसके पीछे खड़ी थी। उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे वो कह रहे थे कि वो जानती हैं कि वो ठीक कर रही हैं। हमारे परिवार ने जो भी किया है उसकी जिम्मेदारी हम जरूर लेंगे। इसके अलावा वो सिर्फ तुम्हारी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए ही जरूरी नहीं है, वो तुम्हारी बीमारी को ठीक करने की चाबी भी है। थोड़ा लॉजिकल होके सोचो, चाहे कोई भी बात हो। ये तो सच है कि तुम उस लड़की के साथ सोए थे।
तुम बस उसका फायदा उठा के फिर सब कुछ भूल नहीं सकते। अशोक ने कहा। कबीर अपने दादाजी की तरफ देखा और बोला, लेकिन दादाजी, मैं उस लड़की को जानता तक नहीं। मैं यूं ही उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? और अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर तुम उस लड़की से शादी नहीं करते तो मैं तुम्हारी उस प्रेमिका, क्या नाम है उसका, काव्या है ना, मैं उसका करियर खत्म कर दूंगा ताकि उसे लगे कि जिंदा रहने से मौत बेहतर है। अशोक की आंखें कबीर की तरह ही थीं। जब उसने ये धमकी दी उसकी नजरें शांत थीं, लेकिन उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, जरा भी नहीं। कबीर ने कहा, आप जानते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। मिस्टर अशोक ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे बहुत पंख निकल आए हैं और मैं अब तुम्हें कंट्रोल में नहीं रख सकता। तुम तीनों एक एक करके मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए हो। एक सीईओ बन गया है, दूसरा सेलिब्रिटी बन गया, और तुम हमेशा से मैच्योर हो, लेकिन तुम कभी बात नहीं मानते। लेकिन भले ही मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटी सी लड़की को परेशान करने के मेरे पास अपने तरीके हैं। तुम चाहो तो मुझे आजमा सकते हो। कबीर की आंखों में घिन झलक रही थी। उसकी आंखें काली और चमकदार हो गई। दूसरी तरफ श्रेया कुछ ही दूर भागकर पहुंची थी कि उसने अपने सामने कई कारों की तेज आवाज सुनी। वो सिंघानिया परिवार के लोग थे। श्रेया भागना चाहती थी, सब कुछ छोड़ देना चाहती थी, लेकिन ये साफ था कि उसका परिवार इस मामले को बहुत ही सीरियसली ले रहा था। लगभग सभी लोग उसको ढूंढने में लग गए और जल्दी ही उन्होंने श्रेया को चारों तरफ से घेर लिया। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, फिर भी तुमने भागने की हिम्मत की। जाओ और मेरे लिए उसे पकड़कर वापस लाओ। श्रेया ने अपनी सौतेली माँ को देखा। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को उस औरत को थप्पड़ मारने से रोका। हालांकि वो आखिरकार अकेली थी और इन लोगों पर हावी नहीं हो सकी, जो कि उसके मुकाबले बहुत ज्यादा थे। श्रेया के हाथ पीछे बांध दिए गए और ऐसे ही उसको वापस घर ले जाया गया। श्रेया की हालत सुधारने के लिए मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया। उसकी सौतेली माँ उसे ऐसे देख रही थी जैसे अभी उसका कत्ल कर देगी। उसने बढ़िया कर से श्रेया को डांट लगाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा था, तुम बहुत चालाक हो, यहाँ से भागने चली थी ना। देखो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि जल्दी से तुम तैयार होकर उस राघव चोपड़ा के सामने आओ। श्रेया ने गुस्से में अपने दांत पीसे और अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। जब दिव्या ने श्रेया को तैयार होने के बाद देखा तो उसने मन ही मन सोचा, ये डायन तैयार होके बहुत सुंदर लगती है। इसका ये भोला सा चेहरा किसी भी आदमी को इसके बारे में सोचते रहने पे मजबूर कर दे। उसने मन ही मन सोचा कि इसकी शादी किसी भी हाल में चोपड़ा खानदान में हो जानी चाहिए, वरना ये हमेशा राहुल के आसपास रहेगी। और अगर गलती से भी राहुल को इससे प्यार हो गया तो कहीं वो रिया की जगह इससे शादी ना कर ले। बाहर किसी ने राघव के आने की बात की। दिव्या के कहने पर श्रेया को तुरंत खोल दिया गया और उसे आगे धकेला गया। दरवाजे के पीछे से श्रेया चोपड़ा परिवार की सारी बातें साफ सुन पा रही थी। हम सब जानते हैं कि आपकी तीसरी बेटी एक नाजायज औलाद है। वो हमारे बेटे राघव के बिल्कुल भी लायक नहीं है, लेकिन हमें उसकी फोटोज काफी पसंद आई। हमारी फैमिली में शादी करने के बाद जब वो हमारे वंश को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, उसको भविष्य में बहुत फायदा होगा। बच्चा पैदा करना, श्रेया ने नाक सिकोड़ते हुए मन ही मन सोचा, क्या उसको बस एक बच्चा पैदा करने की मशीन के तौर पर देखा जा रहा है? श्रेया ने वहां एक छोटी हाइट के इंसान को देखा। उसकी हाइट लगभग 5 फुट की थी। वो हिले जा रहा था, अपना सिर इधर से उधर घुमाकर कभी कमरे को कभी छत को देख रहा था। एक गंदे बच्चे की तरह वो अपनी उंगलियां चबा रहा था। दिव्या ने मुस्कुराते हुए श्रेया को देखा और बोली, देख रही हो श्रेया, ये तुम्हारा होने वाला पति है। तुम्हारी जिंदगी के खूबसूरत दिन बहुत जल्द ही आने वाले हैं। ऑफ कोर्स
श्रेया को साफ दिख रहा था कि वो उसका मजाक उड़ा रही है। उसकी आवाज में अकड़ थी। अचानक ही राघव को पागलपन का दौरा आया। वो जोर जोर से रोने लगा और अपनी साइड में बैठे हुए लोगों पर कूद पड़ा। वहां मौजूद सभी लोग हैरान परेशान हो गए। दोनों परिवारों के लोगों ने उस पागल को सभी तरफ से घेर लिया। दिव्या हक्की बक्की रह गई। जिस तरीके से उस पागल ने ये हरकतें की और जैसा वो दिख रहा था, वो उसे इतना घिनौना लगा कि उसे लगभग उल्टी ही होने वाली थी। लेकिन शुक्र है भगवान का कि इस पागल से शादी अदिति को नहीं बल्कि अब श्रेया को करनी थी, वरना तो दिव्या गुस्से से मर ही जाती। फिर उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके आसपास कोई नहीं था। श्रेया, कहाँ गई ये लड़की? उसके पीछे जाओ, उसको पकड़ कर लाओ। दिव्या की आंखों में अब घिन की जगह गुस्सा था। उसकी शक्ल पर गुस्सा साफ दिख रहा था। श्रेया नहीं जानती थी कि कैसे, लेकिन वो वहां से भाग आई थी। वो बस इतना जानती थी कि वो अब फाइनली अकेले थी। उसके फेफड़े दौड़ दौड़ कर फटने वाले थे। लेकिन ठीक उसी वक्त उसने एक कार को यूं ही रोड के साइड में खड़े देखा। श्रेया का सिर घूमना बंद हो गया। कार के शीशे के पीछे उसको कबीर कपूर की घटिया शक्ल दिखी। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो श्रेया और कबीर की कहानी। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए मुझे। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और मैं आपको सुना रही हूँ एक कहानी श्रेया की। और अब उसकी लाइफ में मोड़ आने वाला है। कौन सा है वो मोड़, आइए जानते हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर रही, उस आदमी ने रूखेपन से कहा। मुझे तुमसे बात करनी है। श्रेया ने हिचकिचाते हुए अपनी गर्दन ऊपर उठाई और पूछा, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? जब वो उसकी कार में बैठी तो उसने उसके परफेक्ट चेहरे को देखा और दोबारा उसको देखकर मोहित हो गई। बहुत दुख की बात थी कि उसकी पर्सनालिटी उसके सुंदर चेहरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी, लेकिन उसने श्रेया की तरफ देखा तक नहीं। वो आराम से साइड पे देखता रहा और पूछा, मैं तुम्हें कितने पैसे दूं जिससे तुम मुझसे शादी कर लो? क्या श्रेया ने कुछ गलत सुन लिया था? कबीर ने कहा, जो हमने किया हम उसे बदल तो नहीं सकते, तो अब मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है तुमसे शादी करके। मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत पड़ेगी। श्रेया को लगा कि कबीर उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने एकदम से अपनी गर्दन श्रेया की तरफ घुमाई, जैसे वो जानता हो कि वो क्या सोच रही है, और बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे तुमसे सच में शादी करनी है। अगर तुम हाँ कहो तो हम अभी के अभी शादी कर सकते हैं। मेरी सलाह मानो तो इस मौके को हाथ से जाने मत दो। श्रेया को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वो जोर जोर से हंसने लगी। ये इंसान ऐसे बात कर रहा था जैसे उससे शादी करना कोई बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वो देवेश कपूर नहीं था, जो कि असल में उसी का छोटा भाई था। अगर वो उससे शादी कर पाती तो जरूर उसको अपना नाम बाहर लाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुमसे शादी करके मुझे क्या फायदा होगा? श्रेया ने कहा। श्रेया की आंखों को देखकर कबीर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अगर तुम मेरी पत्नी होगी तो मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठा सकता हूँ, मैं तुम्हें रहने की जगह दे सकता हूँ। अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है या कोई है जिसे तुम पसंद करते हो तो मैं तुम्हें हमारा डिवोर्स होने पर इतने पैसे दूंगा कि कोई भी आदमी तुम्हें नीची नजरों से ना देख सके। और तो और तुम्हें कोई परेशानी हो तो मैं उसको भी दूर कर सकता हूँ। भरोसा करो, ये तुम्हारे लिए हर तरीके से फायदेमंद ही है। तुम्हें अपने डिसीजन पर पछतावा नहीं होगा। पहले कबीर की शुरुआती बातों को सुनकर श्रेया को लगा कि अब ज्यादा ही मजाक हो रहा है, लेकिन जब उसने आखिरी शर्त सुनी तो वो थोड़ा सा सोचने लगी। बेशक अगर वो कबीर से शादी कर लेती है तो उसको दोबारा उस सिंघानिया परिवार में जाना नहीं पड़ेगा और उस पागल राघव से शादी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन क्या ये सचमुच उसकी मदद कर सकता था? तो तुम्हारा मतलब है कि हम आखिर डिवोर्स ही लेंगे? श्रेया ने पूछा। वो अभी से डिवोर्स के बारे में सोच रही थी, लेकिन वो सही थी क्योंकि ये शादी उसके हिसाब से हो रही थी, तो आने वाले वक्त में होने वाली बातों को वो इग्नोर नहीं कर सकती थी।
कबीर ने हाँ में अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। मैं कोई सही बहाना ढूंढ लूंगा तुम्हें तलाक देने का, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी इज्जत पर कोई फर्क ना पड़े। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तुम उसके अलावा और कोई फायदा नहीं ले सकती। तुम बहुत रूड हो, मुझे तुमसे और कोई फायदा नहीं चाहिए। श्रेया की पेशेंस खत्म हो गई थी। कबीर ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, हमें इस शादी में किसी मैनर्स की जरूरत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हमें सारी जिंदगी साथ रहना है, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि हम पक्का शादी कर रहे हैं? तुम जानते हो कि हम बस मिले ही हैं, एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते समझते। श्रेया अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। कबीर ने उसे घूरते हुए कहा, और क्या जानना बाकी है एक दूसरे के बारे में? मैं तुम्हारे शरीर के हर हिस्से, हर कोने के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम? श्रेया गुस्से में लाल हो गई उस रात के बारे में सोचने भर से। वो सिर्फ मेरे अकेले की गलती नहीं थी, मैं पहले भी तुम्हें समझा चुकी हूँ। आखिर थी तो वो एक लड़की ही। उसने गुस्से में कबीर को घूरा, लेकिन उसके चेहरे के भाव नहीं बदले। उसका चेहरा वैसा का वैसा था, जिससे श्रेया को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कबीर ने मुड़कर देखा और बोला, ठीक है, मैं दोबारा ये सब बीच में नहीं लाऊंगा। और हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि शादी कोई छोटी बात नहीं है। मेरी पत्नी के नाते मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इज्जत दूंगा और हमारी जिंदगी जितनी हो सके उतनी सुकून भरी बनाऊंगा। मैं इस शादी में तुम्हें फंसाना नहीं चाहता, सिर्फ इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है। मैं इसको सच में सीरियसली लूंगा। कबीर के फेस पर एक तरह की शांति थी, कुछ बहुत ही अच्छा था। शायद यही वो बात थी जिसकी वजह से श्रेया को लगा कि उससे शादी करना इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। उसने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिलाया। कबीर ने चैन की सांस ली। उसने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा दिया। शादी की रस्में बहुत जल्दी निपट गई। बिना प्यार किए शादी करना बस एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने जैसा था। बाहर ड्राइवर गाड़ी से उतर कर आया और अपना सिर झुकाए हुए उसने बहुत खुश होकर कहा, मैम प्लीज आइए। और उसने कार का दरवाजा खोला। श्रेया ने सर हिलाया। उसे अभी भी मैडम सुनने की आदत नहीं थी। उसके दूसरी तरफ वो इंसान जिसके चेहरे पर शुरुआत से अब तक कोई एक्सप्रेशन नहीं था, उसके पास से हटकर गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया। बेशक उसका पति बहुत सुंदर था। वो अपनी लंबी नाक और गहरी शांत आंखों से किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता था। उसके चेहरे पे बालों के नीचे से उसकी क्लियर स्किन दिख रही थी। उसकी लीन बॉडी की अपनी एक अलग ही बात थी। कबीर पीछे मुड़ा। श्रेया को देखते हुए उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैंने पहले ही अपने परिवार को बोल दिया है कि प्रॉपर शादी नहीं होगी। ये बहुत अच्छा रहा। ये एक सीक्रेट शादी ही होनी चाहिए। मैं भी नहीं चाहती कि ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, श्रेया ने कहा। ये सुनकर कबीर ने हल्का सा मजाक उड़ाते हुए कहा, आखिरकार जो तरीका तुमने अपनाया था वो गलत था। अगर किसी को भी पता चलता है तो तुम्हें ही शर्मिंदगी होगी। हे कबीर, मैंने कहा ना वो बस एक हादसा था। श्रेया के शांत चेहरे के भाव बदलने लगे। जब भी उस हादसे का जिक्र होता तो श्रेया को बहुत बुरा लगता था कि उसकी लापरवाही की वजह से ये सब हो रहा है। असल में तो दोनों की ही गलती थी। उस अकेले को ब्लेम नहीं किया जा सकता था। कबीर ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि उसने वादा किया था कि वो दोबारा इस सब का जिक्र नहीं करेगा। उसने फिर से वही बात कर दी थी। सॉरी, कबीर ने कहा। श्रेया का शर्म से लाल चेहरा देख के उसने आगे कहा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है और मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वो बस गलती से मुंह से निकल गया। लेकिन तुम्हें ये जानना जरूरी है कि मैंने तुमसे अपनी मर्जी से शादी नहीं की। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। श्रेया को उसकी आवाज में एक सच्चाई लगी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और टेढ़ी नजरों से कबीर की तरफ देखा। उसको दिल से कबीर के लिए बहुत बुरा लगा। उस बेचारे को श्रेया की गलती की वजह से एक बिल्कुल अनजान इंसान से शादी करनी पड़ी। ये सब सोच के उसका मन शांत हो गया। मैं समझ सकती हूँ
हमारी अभी अभी शादी हुई है और हमें एक दूसरे के साथ रहना है। एक दूसरे की जरूरतों को समझे बिना हम साथ नहीं रह सकते। कबीर ने कहा, हाँ, मैं भी जल्द से जल्द इसकी आदत डालने की कोशिश करूँगा। आशा है तुम भी जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वैसा ही करोगी। श्रेया ने कहा, चिंता मत करो, मैं एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हूँ। मैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट को सीरियसली लूंगी। मैं कपूर फैमिली के सामने ऐसे रहूंगी जैसे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपना रोल बखूबी निभाऊंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट का पालन कर सकोगे। ये एक नकली शादी है, सिर्फ एक समझौता। बेहतर होगा कि अगर हम एक दूसरे से कोई शारीरिक संबंध ना बनाएं। कबीर ने हामी जताते हुए कहा, जरूर, लेकिन तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि हमें साथ रहना होगा ताकि मेरे परिवार वालों को कोई शक ना हो। श्रेया बोली, जरूर, मैं समझती हूँ। मैंने कहा था मैं तुम्हारा साथ दूंगी जब तक तुम मेरी जिंदगी में दखल नहीं दोगे। चिंता मत करो, मैं कभी भी ऐसी लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं था जिनको ढंग से रहना तक नहीं आता, जिनमें जरा भी मैनर्स ना हो। कबीर ने श्रेया की तरफ देखकर कहा, हाँ, ये अच्छा है। ना ही मुझे उन पुरुषों में दिलचस्पी है जो भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं, जिनको बिस्तर में कुछ करना नहीं आता सिवाय जोर जबरदस्ती के और अपनी शक्ति इस्तेमाल करने के। श्रेया ने बिना डर के कहा। कबीर की शक्ल पर गुस्से के बादल छा गए। जब उसने श्रेया को देखा तो गुस्से से उसकी आंखें जल गईं। श्रेया का इस तरह से उसके बारे में बोलना, उसको बेइज्जती करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। श्रेया की लाइफ में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या अड़चने लाता है, ये जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी आरजे खुशी को। दोस्तों, आप सुन रहे हो आरजे खुशी को और मैं आपको सुना रही हूँ श्रेया और कबीर की एक अनयूजुअल सी कहानी। क्या मैं सच कह रही थी? और वैसे भी पहले तुमने मेरी बेइज्जती की। श्रेया की चांद जैसी आंखें चमक उठी। ठीक है, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। कबीर ने अपने कपड़ों को ठीक करते हुए कहा। श्रेया ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। वैसे भी मैं तुम्हें फिर से नहीं छूऊंगी, इसीलिए अब मैं तुम्हारी स्किल्स के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। कबीर का चेहरा और भी लाल पड़ गया। एक और ऐसी वैसी बात करने से खुद को रोकते हुए उसने कहा, जब हमें साथ में रहना है तो हमें एक नॉर्मल शादीशुदा जोड़े की तरह एक बेडरूम शेयर करना पड़ेगा ताकि किसी को कुछ पता न चले। अगर मेरे परिवार को इसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं तुम्हारी आजादी का सम्मान करूंगा, तुम दोस्त बन सकती हो और मैं तुम्हारी प्राइवेसी में भी दखल नहीं दूंगा। मैं किसी चीज के बारे में तब तक नहीं पूछूंगा जब तक वो मेरी रेपुटेशन के साथ समझौता नहीं करे। श्रेया ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास मेरी प्रोफेशनल एथिक्स है। अब क्योंकि मैं तुमसे शादी कर चुकी हूँ, मैं ऐसी कोई लापरवाही नहीं करूंगी। मैं किसी और मर्द के साथ संबंध नहीं बनाऊंगी। वैसे भी जल्दी हम तलाक ले ही लेंगे। मैं ये सब कम से कम कुछ सालों के लिए सहन कर सकती हूँ। कबीर ने कहा, ठीक है, सौदा तय रहा, डील। हालांकि वो अब शादीशुदा थे, लेकिन असल में वो बस दो अजनबी थे जिन्होंने शादी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करे, वो थे। कबीर ने दोबारा अपनी नई दुल्हन को देखा तक नहीं, जैसे ये बस कोई मिशन था जो उसने पूरा कर लिया, बल्कि उसने अपना सिर घुमाया और बाहर से अपने पीछे आ रहे लोगों की तरफ इशारा किया। श्रेया कबीर के पीछे चलती रही। उधर एक 3 मंजिला विला था। अंदर जो इंसान था उसने श्रेया को कार से उतरते देखा और मुस्कुरा दिया। उसने अपने हाथ जोड़े हुए थे और सिर नीचे था। बड़ी इज्जत के साथ उसने कहा, मैडम, आप मुझे बटलर राजू कह सकते हैं। ओह! हैरान श्रेया ने उस विला के अंदर देखा। वहाँ का आंगन बहुत ही बड़ा और शानदार था और उसमें एक चौड़ी सड़क भी थी जो अंदर जाने का रास्ता था। दूर दूर तक हरा बगीचा फैला था। वो जगह इतनी बड़ी थी कि वो कहाँ खत्म हो रही थी श्रेया को दिख ही नहीं रहा था। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा और कहा, अब से तुम मेरे साथ यहाँ रहोगी। श्रेया ने पूछा, ओ, तुम भी यहीं रहोगे? कबीर ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स, हमारी अभी अभी शादी हुई है, क्या तुम अभी से अलग रहना चाहती हो? श्रेया ने कहा, नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी, तसल्ली कर रही थी।
उसकी तरफ देखते हुए कबीर ने कहा, मेरे माँ बाप यहाँ कम ही आते हैं। तुम जैसे चाहो नौकरों से काम करवा सकती हो। अगर तुम्हें घर में कुछ पसंद नहीं आया तो राजू को बता देना, हिचकिचाना मत। तुम जो चाहो वो बदल सकती हो, सिवाय बेडरूम और स्टडी रूम के। ऐसा करना कितना रूड होगा, श्रेया ने कहा। नहीं, मुझे किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। रेनोवेट करना बहुत मुश्किल काम होगा। कबीर रुका और दूर से उसने श्रेया को देखा। जिस तरीके से वो मेज के कोने का सहारा लेके खड़ा था वो बहुत एलिगेंट लग रहा था। शायद सुंदर इंसान कुछ भी करे वो सुंदर ही लगता है। कबीर का हाथ मेज पर टिका हुआ था। उसकी पतली उंगलियों में उसने अपना बटुआ पकड़ा हुआ था। उसके हाथ बहुत सुंदर थे, जैसे वो पियानो बजाने के लिए बने हो। कबीर ने कहा, राजू तुम्हें घर दिखा देगा और आई होप तुम्हें इस घर की आदत जल्दी ही हो जाएगी। बटलर राजू जल्द ही श्रेया को घर दिखाने ले गया। उस घर में जरूरत से काफी ज्यादा कमरे थे। नौकरों के कमरे बाहर थे, रसोई पीछे थी और लिविंग रूम सामने था और बेडरूम ऊपर था। उसे लगा कि अगर वो अकेली घर देखती तो पक्का गुम ही हो जाती। हालांकि सिंघानिया परिवार भी काफी इज्जतदार खानदान था, लेकिन उनका घर इससे काफी अलग था। श्रेया ने पीछे मुड़कर बटलर राजू से सवाल किया, क्या ये कबीर का घर है? उसने जवाब दिया, जी हाँ मैडम, और आज से ये आपका भी घर है। श्रेया ने देखते हुए फिर से कहा, कबीर काफी अमीर लगते हैं। जी मैडम। बटलर राजू ने श्रेया को हल्की सी शक की नजरों से देखा। फिर बटलर राजू ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हालांकि सर को देख के ऐसा लगता है कि उनके साथ रह पाना मुश्किल है, लेकिन असल में वो एक बहुत अच्छे इंसान है। आपको भी आखिरकार इसकी आदत पड़ जाएगी। आप अब आराम कीजिए। बेडरूम का दरवाजा खोलते हुए राजू ने कहा। अंदर आते ही उसको कबीर का अधनंगा शरीर दिखा। वो बाथरूम के पास खड़ा था। वो शार लेके बस निकला ही था और उसका शरीर और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसकी बॉडी के सारे मसल्स साफ दिख रहे थे और बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। श्रेया को रिएक्ट करने में बहुत टाइम लग गया। आखिरकार वो बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ा था। उसकी कमर पे जो सफेद तौलिया ढीला सा बंधा था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी गिर जाएगा। श्रेया हैरानी में चिल्ला दी और वहाँ से भाग गई। दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ तेजी से बंद हुआ। कबीर वहाँ खड़ा रहा और सोचने लगा कि कहीं उसने अपने घर वालों की बात मानकर कोई गलती तो नहीं कर दी। कुछ पल के लिए उसको अपने परिवार वालों की बात इतनी आसानी से मान लेने पर अफसोस हुआ। उसको एलिगेंट औरतें पसंद थी, जिनको अच्छे से बिहेव करना आता हो, जिनमें तमीज और मैनर्स हो। लेकिन अब उसने एक ऐसी औरत से शादी कर ली थी जो उससे बहुत अलग थी, और वो भी एक बेकार सी वजह के कारण। लेकिन कुछ भी हो, श्रेया अब उसकी कानूनन तौर पर पत्नी थी। श्रेया अपना हाथ अपने सीने पर रखकर दरवाजे के पास ही खड़ी थी। वो अब भी अपने तेजी से धड़कते हुए दिल को महसूस कर पा रही थी। उसको पहले का नजारा याद आ गया। वो इंसान सच में बहुत ज्यादा आकर्षक था। उसकी बॉडी इतनी परफेक्ट थी कि श्रेया की नाक से खून आने ही वाला था। लेकिन श्रेया समझती थी कि ये महज एक एक्सीडेंट था। हालांकि वो उसका पति है, लेकिन ये सब सिर्फ एक समझौता था। दरवाजा खुला। कबीर ने अब कुछ कैजुअल कपड़े पहन लिए थे, जो उसकी सख्ती को थोड़ा कम करने में मदद कर रहे थे। लेकिन वो अब भी इतना सख्त लग रहा था कि किसी को भी डर के मारे कांपने पे मजबूर कर दे। उसने श्रेया की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम अभी अंदर आना चाहती हो? श्रेया कुछ देर बोल नहीं पाई, फिर एकदम से बोली, सॉरी, मैं अंदर आती हूँ। उसने पहले ही साफ कर दिया था कि शादी के बाद वो साफ रहेंगे। बात सिर्फ इतनी थी कि श्रेया को अभी इसकी आदत नहीं हुई थी। श्रेया ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और कमरे में आ गई। कबीर उसे टकटकी लगा के देखता रहा। वो जानती थी कि उसका एक तरीके से रिएक्ट करना कुछ ज्यादा ही हो गया था। उसने खुद को लाचार महसूस किया और कबीर से बोली, सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। दरअसल मुझे अभी आदत नहीं है इस सब की, तुम्हारे साथ रहने की, इसलिए एकदम से मैंने उस तरीके से रिएक्ट कर दिया।
कबीर उसके गोरे और चमकदार चेहरे को एक नजर देखता रहा और लड़कियों के मुकाबले उसकी स्किन काफी गोरी थी, इतनी ज्यादा कि लगभग उसके आर पार देखा जा सकता था। उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट लग रही थी जैसे किसी नवजात बच्चे की। अपनी नजर उसके चेहरे से हटाते हुए कबीर ने कहा, मैं नहीं जानता आज तक तुम्हारी क्या बुरी आदतें थी, लेकिन अब आशा करता हूँ कि सबसे पहले तुम ये सीख लो कि जब भी किसी के कमरे में जाना हो तो दरवाजा खटखटा कर जाना। श्रेया ने बेशर्मी से कहा, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं दरवाजा खटखटा कर नहीं आई? मुझे कैसे पता होगा कि तुम यहाँ बिना कपड़ों के खड़े हो? मुझे लगा तुम्हें एडजस्ट करना चाहिए। अब जब तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ कोई और भी रह रहा है तो तुम्हें इस तरह बिना कपड़ों के नहीं घूमना चाहिए। कबीर ने श्रेया की नाजायज डिमांड सुनकर उसे कठोरता से देखा। श्रेया अब और सहन नहीं कर सकती थी। वो इस इंसान के साथ एडजस्ट करना चाहती थी, लेकिन इस इंसान में एक अलग ही खूबी थी, बिना बात के रूड होकर लड़ाई को बढ़ावा देने की। उसको ऐसे इंसान के साथ रहने की आदत नहीं थी। कबीर ने इस लड़की से अब और कोई बात ना करने का डिसीजन लिया। उसने अपना कंबल उठाया और सोफे की तरफ जाने लगा। ये देखकर श्रेया ने उसे रोका और बोली, सोफे पे मैं सोऊंगी। आखिर क्या होगा श्रेया और कबीर की इस शादी का अंजाम जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी आरजे खुशी को। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो श्रेया और कबीर की कहानी। कहानी में आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सोफे पे सो जाऊंगा, तुम बेड पे सो जाओ। कबीर ने अपना कंबल नीचे रखते हुए कहा। वो जेंटलमैन की तरह बर्ताव कर रहा था और श्रेया का मना करना सही भी था। श्रेया तो कहीं भी सो जाती, लेकिन कबीर जैसा इंसान जिसे इतने बड़े घर में रहने की आदत है, उसके लिए ऐसी दिक्कत में रहना मुश्किल था। सुनो, सच में मैं सोफे पे सो जाऊंगी, मुझे इसकी आदत है। मैं घर पे भी ऐसे ही सो जाती थी। तुम्हारी हाइट के हिसाब से भी तुम्हें इस सोफे पे सोने में दिक्कत होगी, श्रेया ने कहा। वो उसके साथ ही खड़ी थी, उसको बाजू से पकड़ के साइड करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू पाती, कबीर ने उसे अपने हाथ से रोका और झटक दिया। श्रेया सीधी जमीन पर जा गिरी और उसने कबीर को देखा। कबीर ने उसके अच्छे इरादों को खत्म कर दिया। वो उसको बिस्तर पर सोने देना चाहती थी ताकि दोनों में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बने, लेकिन कबीर को तो उसके जरा से हाथ लगाने से भी एतराज था। श्रेया का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो उठी और कबीर पर चिल्लाने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तो तुम्हारे लिए सोफे पे सोने की बात कर रही हूँ और तुमने ये क्या किया? इसका क्या मतलब है? कबीर ने अपनी भौहें उठाई, सर को नीचे किया और जिस हाथ से उसने श्रेया को छुआ था उसको झाड़कर साफ किया। उसने शांति से श्रेया की तरफ देखा और बड़े आराम से कहा, एक चीज तुम साफ साफ सुन लो, ये सब जो भी हो रहा है ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम कह रही हो कि तुम्हें मुझ पे दया आ रही थी, तुम्हें नहीं लगता इस सब के लिए अब काफी देर हो गई है? माना कि मैंने तुम्हें ड्रग दिया था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें धक्का देने को तो मजबूर नहीं किया। तुम मुझे साइड में भी तो कर सकते थे, लेकिन तुमने मुझे धक्का देके नीचे गिरा दिया। यहाँ पे मुझे तकलीफ हुई है। ये सब कहते हुए उसको और भी डर लग रहा था, लेकिन वो बोलने से पीछे नहीं हटी। ऐसे गंदे तरीके से बर्ताव करने में कबीर की गलती थी। जब कबीर को समझ आया कि श्रेया ने क्या कहा तो उसको ये यकीन नहीं हुआ कि एक औरत इस तरीके से कैसे बात कर सकती है। उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, बाहर निकलो। श्रेया वहां जम गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोच के उसने इस तरीके से कबीर से बहस करी। वो जितना उसे नीचे दिखाता जा रहा था उतना ही श्रेया का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसको घूरते घूरते ही वो अचानक से उस पर कूद पड़ी। उधर एक चूहा है, मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। क्योंकि कबीर को श्रेया पसंद नहीं थी तो श्रेया ने ठान लिया कि अब वो उसको और भी ज्यादा परेशान करेगी। मैं इसको छोड़ूंगी ही नहीं। कबीर को कुछ हो रहा था। जब उसका खुशबूदार और मुलायम शरीर उसमें लिपटा हुआ था तो कबीर के शरीर में कंपन सी हुई। उसने श्रेया को नीचे उतारने की कोशिश की। छोड़ो मुझे। कबीर ने अपनी बाजू
पीछे ले जाकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उसके इतने करीब था कि उसके अंदर आग सी लग गई। उसका शरीर जम गया। हालांकि श्रेया भी अच्छी खासी लंबी थी, लेकिन कबीर के सामने नहीं। उसका शरीर बिल्कुल सिल्क के जैसा नरम और पानी के जैसा ढल जाने वाला था। कबीर को श्रेया के नाजुक होने का एहसास हुआ। श्रेया ने कबीर को बाजुओं से पकड़ा हुआ था। बेशक उसके हाथ छूने में ठंडे थे, पर थे बहुत आरामदायक। लेकिन इस वक्त तक कबीर की बॉडी श्रेया के छूने से काफी गर्म हो चुकी थी। अरे नहीं, ड्रग्स का असर तो बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, कबीर ने मन ही मन सोचा। लेकिन उसका शरीर साफ तौर पर सॉफ्ट तरीके से रिएक्ट कर रहा था। मैं नहीं छोड़ूंगी, उधर एक चूहा है, मुझे चूहों से डर लगता है। वो उससे लिपटी रही और मरते दम तक भी उसे छोड़ेगी नहीं। श्रेया ने एकदम से कबीर के हाथ को अपनी कमर पर आते हुए महसूस किया। उसने श्रेया को पीछे की तरफ खींचा और उसको नीचे फेंक दिया। श्रेया ने कबीर को भी अपने साथ ही नीचे खींच लिया। अब वो दोनों जमीन पर पड़े थे। जब तक कबीर ने अपना होश संभाला, उसके सामने श्रेया के गुलाबी मुलायम होंठ थे। उसको उसके सफेद मोती जैसे दांत भी दिख रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला सूख रहा हो और ये उसके लिए कोई इनविटेशन हो। हैरान होकर कबीर ने जाने अनजाने में उस नाजुक से शरीर को खुद से दूर धकेल दिया जो उसके ऊपर आ गिरा था। श्रेया को बहुत दर्द हुआ, खासकर उसकी छाती के सबसे नाजुक हिस्से में, जहां कबीर ने उसे धकेला था। उसको इतना ज्यादा दर्द हो रहा था जैसे वो बस अभी फट जाएगी। कबीर रिलैक्स होने ही लगा था कि उसने श्रेया को अपनी छाती पकड़े हुए जमीन पर बैठे देखा। उसके गालों पर आंसुओं की बूंदें फिसल रही थी। श्रेया के कांपते हुए कंधों को देखकर उसके दिल में कुछ हुआ। उसने वापस अपने होश संभाले और खुद को डांटने लगा। उसने जो किया वो बहुत गलत था। वो आखिर बस एक 20 साल की लड़की ही तो थी जिसको जबरदस्ती एक बिना प्यार की शादी में रहना पड़ रहा है। आखिर गलती तो दोनों की ही थी ना, तो सारा इल्जाम सिर्फ उस पे डालना सही नहीं था। उसके आंसू देखकर कबीर को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसको कभी किसी को अच्छा महसूस कराना आया ही नहीं। वो बस वहाँ खड़ा रहा। सॉरी, मुझे माफ कर दो, इस बार तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं बहुत इमोशनल हो गया था। असल में मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। मुझे भी अपने आसपास किसी औरत के इस तरह रहने की आदत नहीं है। मैंने तुम्हें धक्का इसलिए नहीं दिया कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ या कुछ। दरअसल मुझे एक बीमारी है जिसके चलते मैं किसी भी औरत को छू नहीं सकता। श्रेया को ऐसी एक्सप्लेनेशन की उम्मीद नहीं थी। उसने हैरान और कंफ्यूज्ड होकर अपनी आंसुओं से भरी आंखें ऊपर उठाई। कबीर ने सोचा क्योंकि अब उन्हें साथ रहना है तो उसे श्रेया को अपनी बीमारी के बारे में बता देना चाहिए। एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने कहा, मुझे आदमियों से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सभी औरतों के पास मुझे अजीब लगता है। और सिर्फ इतना नहीं है कि मैं बस उन्हें छू नहीं सकता, यहाँ तक कि मेरी बॉडी पर रैशेस हो जाते हैं, उल्टी होने लगती है और मेरा खून उल्टा बहने लगता है। इसलिए मैं तुमसे दूर रह रहा था। श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हैरान होकर उसने पूछा, ऐसी बीमारी सच में होती है या ये कोई मानसिक बीमारी है? कबीर वहीं बैठा था, उसकी कमर एकदम सीधी हमेशा की तरह। वो देखने से तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। उसकी आंखें कुएं में ठहरे पानी की तरह शांत लग रही थी। उसको अब तक इस सब की आदत हो चुकी थी। आखिर वो 30 सालों में अनगिनत डॉक्टरों से इस बीमारी के सिलसिले में मिल चुका था, लेकिन ये बात बाहर किसी को भी नहीं पता थी। वो देखने में थोड़ा थका हुआ लग रहा था। उसने अपना माथा हल्की सी मुड़ी हुई उंगली से खुजाते हुए कहा, तुम्हें ये बात बाहर किसी को नहीं बतानी है, इसे राज रखना है। मैं तुम्हें ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें अब साथ रहना है। मेरा परिवार चाहता था कि मैं तुमसे शादी करूं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम मेरी बीमारी ठीक कर सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें छुआ है, इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। तो ये थी असलियत। बहुत दुख की बात है कि उनको ऐसा लग रहा था। असल में श्रेया उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सकती थी। वो जानती थी
कि जो भी उनके बीच हुआ वो सिर्फ उसकी कुछ बेवकूफियों और गलतियों के चक्कर में हुआ। श्रेया ने शर्म से अपना सिर हिलाया। बिल्कुल, तुम्हारी कोई गलती नहीं कि तुम्हें ये बीमारी है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें छुआ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं वादा करती हूँ मैं दोबारा तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगी। कबीर ने श्रेया को सवालिया नजरों से देखा। उसकी आंखें कबीर पर जमी हुई थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। कबीर ने अपनी नजरें उससे हटाई और बोला, ठीक है, चलो फिर अब सोते हैं। श्रेया ने तेजी से हाँ में सिर हिलाया। उसने अपनी जख्मी छाती को हाथ से मसला और उठ गई। मैं सोफे पर सोऊंगी, कोई जरूरत नहीं है। कबीर जाकर सोफे पर लेट गया। अपनी गलती के चलते श्रेया ने उसे फिर से छूने की हिम्मत नहीं की। उसने कंबल ढूंढा और उसमें घुस गई। लाइट बंद करने के बाद कमरे में अंधेरा छा गया। उनकी सांसें हवा में मिल गई और धीरे धीरे सारे कमरे में फैल गई। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी आरजे खुशी को। मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो श्रेया और कबीर की कहानी। अगले दिन सुबह श्रेया ने एक अनजान जगह में आंखें खोली। उसको ये याद करने में थोड़ा वक्त लगा कि अब उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसका पति कहीं दिखाई नहीं दिया। वो बेड से नीचे उतरी। सोफे से सब कुछ वापस अपनी जगह जा चुका था, लेकिन जो इंसान उस सोफे पे कल रात सोया था वो कहीं नजर नहीं आया। श्रेया अपने कमरे से निकलकर डाइनिंग रूम में चली गई। साइड में नौकरानी ने झुककर उसको इज्जत देते हुए कहा, आइए मैडम, मैं आपको डाइनिंग रूम में ले चलती हूँ। जैसे ही श्रेया वहाँ पहुंची, उसने कबीर के शरीर को सूरज की किरणों में चमकते हुए देखा। वो हल्के कदमों से चल रही थी। कबीर का चेहरा हमेशा की तरह इमोशनलेस। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही कमरे का तापमान कुछ डिग्री गिर गया था। उसका तसल्ली में बनाया हुआ शरीर सूट में और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। बिना कपड़ों के उसके शरीर के सारे मसल्स साफ दिखाई देते थे और कपड़ों के साथ भी वो काफी आकर्षक लगता था। उसके चेहरे को देखकर किसी भी औरत के मुंह से आह निकल जाए। कबीर की नजर जब श्रेया पर पड़ी तो श्रेया की आंखें बड़ी हो गई, सिर्फ उसके एक नजर देखने भर से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, श्रेया ने आगे बढ़ के कहा, लेकिन कबीर ने बस एक बार अपनी आईब्रोज उठाकर बिना कुछ कहे एक नजर उसको देखा। जो कपड़े श्रेया ने घर पर पहने थे वो नौकरानियों ने उसके लिए बनाए थे। उनमें उसका फिगर और भी ज्यादा खिलके नजर आ रहा था। कबीर चुपचाप नीचे देखता रहा। अपनी पतली उंगलियों से उसने मेज पर रखा कॉफी मग उठाया। उसके बाद उसने दोबारा ऊपर नहीं देखा। ये बहुत रूड था। श्रेया के होठ ये सब सोचकर थोड़े गोल हो गए। वो चुपचाप बैठ गई। पूरा टाइम दोनों ने थोड़ी सी भी बातचीत नहीं की। जब दोनों वहाँ से चले गए तो बाद में नौकरानी ने श्रेया का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसको कहा, मैडम, सर बुरे इंसान नहीं है। सुबह सुबह कभी कभी उनका मूड खराब रहता है, खासकर अगर उनको रात में अच्छे से नींद ना आई हो तो। श्रेया ने पूछा, मतलब कल रात ये अच्छे से सोई नहीं? नौकरानी ने जवाब दिया, जी, कल बीच रात में सर उठे और स्टडी रूम में सोने चले गए, इसीलिए वो अच्छे से सो नहीं पाए। श्रेया का मुंह हैरानी से हल्का सा खुला रह गया। उसको बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। इसके बारे में सोचने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि कबीर ने ये शादी मजबूरी में की थी। जाहिर सी बात है कि उसको कंफर्टेबल नहीं लगा होगा, खास तौर पर जब वो किसी और लड़की से प्यार करता है। उसको भला कैसे किसी और औरत के साथ एक ही कमरे में सोना अच्छा लग सकता है। श्रेया ने मन ही मन सोचा, बेचारा कबीर, उसके पास वो सब कुछ है जिसके लिए लोग तरसते हैं, लेकिन उसे एक ऐसी अजीब सी बीमारी के साथ जीना पड़ रहा है। उस बेचारे को अपने प्यार को खोना पड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि श्रेया ने अपनी नासमझी में जो ड्रग्स किसी और को देने थे उसे दे दिए। उसको एकदम से बहुत बुरा लगने लगा कि उसकी वजह से तो प्यार करने वालों को अलग होना पड़ा। श्रेया कंपनी जाने की तैयारी करने लगी। बाहर जाते हुए रास्ते में उसने कुछ लोगों को शोर करते हुए चलते देखा।
जब उसने ध्यान से देखा तो उसको देखा कि उन लोगों में से सबसे आगे कबीर चल रहा था। उसका लंबा और लीन फिगर देखकर श्रेया को ऐसा लगा जैसे मुर्गियों के बीच में बगुला खड़ा हो। जब वो चल रहा था, उसकी मुलायम पैंट उसकी कमर से लेके उसकी लंबी टांगों पर बहुत जच रही थी। वो बहुत क्लासी लग रहा था, वो बहुत रौबदार लग रहा था और उसकी कड़क फिगर में बेरुखी झलक रही थी। एक अथॉरिटी का आराम बड़ी आसानी से महसूस किया जा सकता था। वो बड़े आराम से दरवाजों से निकला जैसे कि वो जाने को तैयार हो। श्रेया जल्दी से उसके पीछे गई। मेरे लिए रुको, रुको मेरे लिए रुको, रुको मेरे लिए। कबीर का कठोर एक्सप्रेशन श्रेया की आवाज को सुनकर बदल गया। उसकी भौहें इकट्ठा हो गईं। उसने मुड़कर देखा तो श्रेया ने एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनी थी जिससे उसकी कमर उभर कर दिख रही थी। वो पागलों की तरह तेजी से उसकी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। कबीर का माथा ठनका। उसके लहराते हुए काले बाल उसके गोरे चेहरे को और भी ज्यादा निखार रहे थे। वो एकदम सफेद बर्फ जैसी लग रही थी। कबीर ने लंबी सांस भरी और उससे अपनी नजरें फेर दोबारा चलने लगा। मुझे अपने साथ ले जाओ कबीर, मुझे कंपनी जाना है। मैं किसी को बोलकर तुम्हें वहां भिजवा दूंगा, कबीर ने कहा। श्रेया ने जल्दी से कहा, ओ तुम मुझे बस स्टैंड तक छोड़ सकते हो, मुझे एक गाड़ी देने की जरूरत नहीं, बिना मतलब पैसे बर्बाद होंगे। कबीर गुस्से में बोला, कपूर खानदान इतना भी गरीब नहीं है कि उनके घर की बहू को बसों के धक्के खा के पैसे बचाने की जरूरत पड़े। वो श्रेया को देखता रहा और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बोला, अंदर आओ। ये सुनते ही श्रेया खुश हो गई और जल्दी से कार में घुस गई। जल्दी जल्दी में उसने कबीर को ठोकर मार दी। कबीर की कार बहुत बड़ी थी। ये वो कार नहीं थी जिससे ये लोग कल आए थे। कार की सीटें लेदर से बनी थी और अंदर एक भीनी सी खुशबू सी कार महक रही थी। कबीर ने श्रेया के जूतों के निशान देखे और गुस्से से पूछा, तुम्हारे जूते इतने गंदे क्यों हैं? श्रेया ने नीचे झुककर अपने पैरों के निशान देखे। शर्म से वो हंसने लगी और बोली, मेरे पास जूते नहीं हैं। कबीर के फेस के हाव भाव ना बदलते हुए देखकर उसने कहा, तुम्हें इतना बुरा किस बात का लग रहा है? मैंने ये कोई जानबूझकर थोड़े ही करा है। मेरे पास बस एक ही जूतों की जोड़ी है। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा। उसने उसके कपड़ों को ध्यान से देखा। उसके कपड़े गंदे थे। उसने पिछले दिन वाले ही कपड़े पहने थे और वो ढंग से तैयार भी नहीं हुई थी। उसने कहा, पहले मैं तुम्हें कुछ कपड़े खरीदने के लिए ले चलता हूँ। ये सुनकर श्रेया ने कहा, मेरे कपड़े ठीक हैं। वो दरअसल मैं और कपड़े साथ नहीं लाई। जब भी मौका मिलेगा वापस जाने का, मैं अपने कपड़े और बाकी चीजें ले आऊंगी। लेकिन कबीर पहले ही ड्राइवर को निर्देश दे चुका था, एक ऐसी जगह ले चलो जहाँ से हम मैडम के लिए कपड़े ले सके। ड्राइवर ने सुनते ही यू टर्न ले लिया। श्रेया को शर्मिंदगी महसूस हुई। सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बिना मतलब तकलीफ होगी। कबीर ने दोबारा श्रेया के कपड़ों की तरफ देखा। वो नहीं जानता था कि उसने ये ड्रेस कहाँ से ली थी, लेकिन उसे देख के साफ पता चल रहा था कि वो ड्रेस बहुत बार धुल चुकी है और पुरानी हो गई है। वो शायद ये ड्रेस बहुत बार पहन चुकी है। तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं श्रेया, मुझे इनको देखने भर से दिक्कत हो रही है। अच्छा, क्योंकि उसे दिक्कत हो रही है तो वो जो चाहे वो खरीद सकता है। ये सोचकर कि कबीर उसके लिए अच्छा ही सोच रहा है, उसने कहा, इसको पैसे बचाना कहते हैं, तुम्हें क्या पता? तुम्हें गंदे में रहना पैसे बचाना लगता होगा, लेकिन ये मेरी आदत नहीं है। उसकी आंखें हमेशा की तरह रूखी थी। श्रेया ने कहा, जरूर, अमीर होना बहुत अच्छी बात है। तुम तो हर रोज अपने कपड़े बदल सकते हो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं अपना हर कपड़ा लंबे समय तक पहनती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये ड्रेस कितनी बार पहनी होगी? ये 700 रुपए की ड्रेस है। जाहिर सी बात है, मैं इसको तब तक नहीं फेंकूंगी जब तक ये फट ना जाए। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा और कहा, सिंघानिया परिवार इतना गरीब तो नहीं होना चाहिए। श्रेया कबीर को देखते हुए मुस्कुराई और बोली, तो तुमने बहुत अच्छे से छानबीन की है मेरे बारे में। जाहिर सी बात है, तुम्हें क्या लगा कि मैं यूं ही बिना छानबीन करे किसी से भी शादी कर लूंगा? श्रेया ने अपनी ड्रेस की बाजुओं को ठीक किया।
लेकिन तुम्हें ये पता नहीं चला कि मैं सिंघानिया खानदान की नाजायज बेटी हूँ। मेरे बाप ने कभी मुझे सिंघानिया खानदान का हिस्सा नहीं समझा। जब मैं बच्ची थी तो मैं नैनी के साथ रहती थी। जब उन्होंने देखा कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मेरी कोई वैल्यू मिल सकती है तो उन्होंने मुझे रहने के लिए अलग कमरा दे दिया। जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा मेरी बहनों के पुराने कपड़े ही पहनने को दिए जाते थे, चाहे वो कपड़े कितनी ही बार पहने जा चुके हो, चाहे फट ही क्यों न गए हो, वो फिर भी अच्छे थे। मैं हमेशा नैनी से कहकर उन कपड़ों को ठीक करवा कर पहना करती थी। कबीर को ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई। जैसे उसने श्रेया की तरफ देखा, उसकी आंखें शांत हो रही थी। जल्दी ही वो दोनों एक ब्रांडेड शोरूम के बाहर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, कबीर ने सेल्समैन को कहा, इनकी साइज में आपके पास जितने भी कपड़े हैं सब दे दो। उसकी बातों में सख्ती देखकर सेल्समैन की आंखें चमक उठी। वो जल्दी से श्रेया को शोरूम के अंदर ले गया। श्रेया हक्की बक्की रह गई। वो जिंदगी में पहली बार ऐसे अमीरों की तरह शॉपिंग कर रही थी। श्रेया की लाइफ में आया हुआ बदलाव उसे अच्छा लग रहा था। इसके आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए आरजे खुशी को। मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो श्रेया की कहानी। आइए जानते हैं श्रेया की लाइफ में आगे क्या हुआ। श्रेया ने अपनी पुरानी ड्रेस बदलकर एक सुंदर सी स्कर्ट पहन ली। वो ड्रेस उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। श्रेया का लुक एक ही दम से बदल गया। श्रेया ने सारे कपड़े एक एक करके पहनकर देखे। सेल्स गर्ल ने खुशी खुशी उसकी मदद करी और उसे सारे कपड़े दिखाए। उधर साइड पे कबीर बड़े ठाट से बैठा अखबार पढ़ रहा था और कॉफी पी रहा था। हालांकि श्रेया ने शुरुआत में मना किया था, लेकिन शोरूम में आने के बाद वो सब भूल गई। वो पूरे शोरूम में घूम रही थी, हर चीज को भौचक्की होकर देख रही थी। सच में ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी भी अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। जब कबीर ने सर ऊपर करके देखा तो श्रेया उसके सामने एक बहुत सुंदर हरे रंग का गाउन पहने खड़ी थी। उस गाउन में उसकी सफेद स्किन और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो बारिश के बाद किसी नदी जैसी लग रही थी, ताजा और आंखों को सुकून देने वाली। वो उस ड्रेस में बहुत ज्यादा सुंदर और सेक्सी लग रही थी और साथ ही प्यारी भी। सेल्स गर्ल ने उसको देखा और मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ की। इस ड्रेस में आप बहुत सुंदर लग रही हैं मैम। ऐसा लग रहा है जैसे ये ड्रेस आपके लिए ही बनी है। श्रेया को अपनी तारीफ सुनकर शर्म आ रही थी। कबीर उसकी तरफ देख रहा था। सच में वो उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। हालांकि वो आमतौर पर इतनी सुंदर नहीं दिखती थी। उसका स्त्रीत्व उभर कर बाहर आ रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाया और छुप छुप कर 2 बार उसको फिर देखा। जैसे ही उसने देखा कि श्रेया उसको देख रही है तो उसने जल्दी से अपनी नजरें घुमा ली। कबीर अब पूरी तरीके से संतुष्ट था। उसने किसी को बिल लाने का इशारा किया और सेल्स गर्ल से कहा, इनको जो भी कपड़े पसंद आए हैं सब बांध दो और कपूर विला भिजवा देना। श्रेया दंग रह गई। उसने अपनी चमकती हुई आंखों से कबीर को देखा। वो बहुत ज्यादा अमीर था। जाहिर सी बात है सेल्स गर्ल बहुत खुश थी। उसने खुश होते हुए दोनों को शोरूम के बाहर तक छोड़ा और श्रेया को बाहर खड़ी मर्सिडीज की तरफ खुशी से जाते हुए देखकर उसको उससे जलन हुई। वो जल्दी ही कंपनी पहुंच गए। उसने कार से उतरने से पहले जल्दी से कबीर को शुक्रिया कहा। नवी उसको 7 स्टार होटल के हॉल में ले गई जहां ऑडिशन हो रहे थे। चलते हुए नवी ने उसको सख्ती से कहा, आज तुम्हारे लायक एक रोल है, लेकिन अगर तुम पिछली बार की तरह बीच ऑडिशन से भाग गई तो दोबारा कंपनी में पैर रखने की हिम्मत मत करना। तुम्हें सच में लगता है तुम रिया के जैसी हो? अगर तुम्हें भी अपनी पसंद के रोल करने हैं तो पहले उसके जैसी बनो। माना कि वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। बेहतर होगा तुम अपने ऑडिशंस को सीरियसली लो और ये फालतू के बहाने बनाना बंद करो। श्रेया ने मन में सोचा, रिया के पास सिंघानिया परिवार के पैसों की कोई कमी नहीं है तो जाहिर है कि वो फेमस है। वहीं दूसरी तरफ उसकी सौतेली माँ ने उसको आगे बढ़ने से रोकने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और तो और अगर श्रेया को कोई रोल मिलता भी था तो वो हमेशा अपनी टांग बीच में अड़ाती थी। लेकिन फिर भी उसने उनकी वजह से खुद को रुकने नहीं दिया। वो लड़ने से पहले ही हार मान के लौटना नहीं चाहती थी। आज रोल के लिए अच्छे से ऑडिशन देना, नवी ने कहा।
इस बार जो इन्वेस्टर है वो बहुत अमीर है। वो जाने माने कपूर खानदान से हैं। कोई नहीं जानता वो कितने अमीर और ताकतवर हैं। चाहे तुम ऑडिशन में फेल भी हो गई तो भी अगर तुम उसे पसंद आ गई तो तुम्हारे करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। श्रेया अब और कुछ सुन नहीं पाई। उसका पूरा ध्यान रिया और राहुल ओबराय पर चला गया था, जो कि उसी की तरफ आ रहे थे। रिया बहुत सुंदर लग रही थी और राहुल लंबा और हैंडसम लग रहा था। जब दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे थे तो सारी नजरें उन्हीं पर थी। वाह रिया, वो उसके साथ जरूर उसका मंगेतर है। मैंने सुना है ये जल्दी ही सगाई करने वाले हैं। कितनी सुंदर जोड़ी है दोनों की। रिया की किस्मत सच में बहुत अच्छी है। इससे पहले कि श्रेया वहाँ से वापस लौट पाती, राहुल ने उसको आवाज लगा दी, श्रेया तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया वहीं रुक गई और ना चाहते हुए भी वो पीछे मुड़ी। जब वो लोग उसकी तरफ आ रहे थे तो उसने रिया को उसे बहुत गंदे तरीके से घूरते हुए देखा। श्रेया ने बिना मन के मुस्कुराते हुए राहुल को जवाब दिया, वो मैं यहाँ ऑडिशन के लिए आई थी। राहुल ने उसके कपड़ों की तरफ देखा। उसको लगा कि श्रेया काफी बदली बदली सी लग रही है। वो काफी तरोताजा और खूबसूरत दिख रही थी। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारा परिवार तुम्हें उस दिन से हर जगह ढूंढ रहा है। तो राहुल को अभी भी हालात के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बस इतना जानता था कि सिंघानिया परिवार तकलीफ में था। उसकी सौतेली माँ दिव्या हमेशा उसको कोसती रहती थी। वो उसे घटिया और नमक हराम लड़की समझती थी। श्रेया रिया की उड़ी हुई शक्ल देखकर एक कड़वी हंसी हंसने लगी और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक दोस्त के साथ रह रही हूँ और आगे भी उसी के साथ रहूंगी। मैं वापस उस घर में नहीं आ रही। रिया ने राहुल को शिकायत लगाते हुए कहा, और राहुल तुम नहीं जानते पूरा परिवार इसके लिए कितना परेशान है। ये बहुत बचकानी हरकत है। मेरी माँ पूरी रात चिंता के मारे सो नहीं पाई, लेकिन ये उसकी सौतेली माँ को गुस्से के मारे नींद नहीं आई होगी। आखिर वो उसे बेच जो नहीं पाई। श्रेया का बिल्कुल मन नहीं था रिया की एक्टिंग देखने का। उसने बेरुखी से कहा, मुझे अभी भी ऑडिशन के लिए जाना है, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसने राहुल की तरफ देखा और खुद को रोकते हुए जोर से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अचानक से उनके पीछे से हैरानी से भरी आवाजें आने लगी। उन्होंने भौचक्के होकर पीछे मुड़ के देखा। उधर सूट बूट में कई बॉडीगार्ड रास्ते से सबको हटा रहे थे। उनके बीच से कबीर कपूर आया। उसने काले रंग का सूट पहना था, जैसे वो रात का रखवाला हो, रहस्यमय और सबसे परे। श्रेया सुन्न रह गई। उसको वहाँ देखकर उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। रिया की चमकदार आंखें कबीर से हट ही नहीं रही थी। उसने उस सुंदर इंसान को अपने पास से गुजरते देखा। कबीर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अपने अभिमानी एक्सप्रेशन के साथ वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा राजा हो जो किसी को अपने करीब आने नहीं देता था। राहुल, ये कौन है? देखने से तो जाना पहचाना लग रहा है। रिया ने राहुल से पूछा। वो अपनी उत्सुकता छुपा नहीं पाई। वहीं दूसरी ओर जब कबीर ने श्रेया की तरफ देखा, श्रेया शर्म के मारे खुद को जमीन में गाड़ देना चाहती थी। रिया का कमेंट कान में पड़ते ही श्रेया झटके से होश में आई। उसने रिया को सिर झुका के ये कहते सुना कि क्या वो मुझे देख रहा है? श्रेया अब एक मिनट भी वहाँ नहीं रुक सकती थी। वो वहाँ हो रही हलचल के बीच से निकलकर भाग गई। कुछ ही देर बाद उसने पीछे से रिया की आवाज सुनी, श्रेया अच्छा होगा अगर तुम घर चली जाओ। रिया ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये मत सोचना कि मैं राहुल के लिए तुम्हारे इरादे नहीं जानती। तुम उसके लिए बिल्कुल भी सही लड़की नहीं हो। उसकी जल्दी ही मुझसे सगाई होने वाली है। अगर तुम खुद को इंसान समझती हो तो उससे फ्लर्ट करना बंद करो। अपने आप को देखो, तुम एक नाजायज औलाद हो। तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल आया भी कैसे कि राहुल जैसा लड़का तुम्हारे जैसी लड़की में इंटरेस्ट लेगा? रिया की बात सुनकर श्रेया का दिल टूट गया। रिया बहुत घिनौनी नजरों से उसे घूर रही थी। तुम्हारे पास मौका भी था समाज के ऊपरी दर्जे के लोगों में घुसने का, राघव ओबराय से शादी करके। बड़े दुख की बात है, तुमने दिमाग नहीं लगाया क्या? तुम्हें लगा कि तुम्हारा राहुल ओबराय के साथ कोई चांस है? अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? अगर कोई और भी होता तो श्रेया को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो राहुल का नाम सुनना नहीं चाहती थी। श्रेया ने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन रिया ने उसको वापस पीछे खींच लिया। ये तुम मुझे किस तरीके का घमंड दिखा रही हो? रिया ने गुस्से में बौखला कर कहा।
अब अगर तुम झुक कर मेरे जूते से मिट्टी चाटो तो मैं शायद तुम्हें ये रोल देने के बारे में सोच सकती हूँ, वरना जब तक मैं हूँ भूल जाओ कि तुम्हें मैं किसी भी बड़ी कंपनी में रोल मिलने दूंगी। मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो श्रेया की कहानी। दोस्तों, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो श्रेया की कहानी। श्रेया को रिया की बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? समझती क्या हो खुद को तुम? रिया श्रेया को याद दिलाने के लिए थप्पड़ मारने ही वाली थी, लेकिन अचानक से उसके सुंदर चेहरे के भाव बदल गए। एक ही दम से वो बड़े प्यार से बोली, जो भी हो तुम्हें जल्दी घर लौट आना चाहिए। आखिर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। श्रेया ने हैरानी से उसके बदलते हुए भाव देखे। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसको पता ही नहीं चला कबीर कब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। एकदम से रिया ने पीछे खड़े इंसान को बड़े आकर्षण के साथ देखा और उसकी आंखें चमक उठी। कबीर का सुंदर चेहरा देखकर उसने एकदम से खुद को ठीक ठाक करना शुरू कर दिया। उसने नई नई सर्जरी कराई थी और वो उस वक्त काफी सुंदर भी लग रही थी। उसको पहले लगा था कि राहुल ओबेरॉय परफेक्ट है, वो बहुत सुंदर है और बेहद अमीर भी, लेकिन कबीर के सामने राहुल को खुद भी अपने कम होने पर शर्म आने लग जाए। उसका ऑरा सबसे अलग था और साफ तौर पर जाहिर था कि वो बाकी मर्दों से बहुत अलग था। रिया उसकी तरफ बहुत आकर्षित हो रही थी और अपना आपा खोने ही वाली थी, लेकिन कबीर ने उसको बस एक नजर देखा और फिर उसने अपनी नजरें श्रेया के सहमे हुए चेहरे पर टिका दी। वो डर के मारे सफेद पड़ गई थी। उसका चेहरा सुबह जैसा था वैसा नहीं लग रहा था। उसकी लंबी पलकें तेजी से फड़फड़ा रही थी। वो ऐसे लग रही थी जैसे किसी पालतू पपी को किसी ने अभी अभी छोड़ दिया हो। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कबीर ने चेहरे पे बिना किसी एक्सप्रेशन के श्रेया को पूछा। श्रेया कांप रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सर ऊपर उठाया, बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे साथ चलो। उसने रिया को दोबारा देखा तक नहीं, बल्कि वो बड़े कदम लेते हुए वहाँ से चला गया। श्रेया एक पल के लिए वहीं जम गई। कबीर के असिस्टेंट ने उसे कबीर के पीछे जाने का इशारा किया। बिना किसी चॉइस के श्रेया उसके पीछे तेजी से चल दी। उधर रिया वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और वो हैरानी से जोर से बोली, श्रेया उस इंसान को जानती है? ये नहीं हो सकता, वो कुछ भी नहीं है, वो तो एक डी-लिस्ट सेलिब्रिटी तक नहीं है। लेकिन ये इंसान असल में है कौन? उसके बारे में कुछ बहुत अलग है। रिया इस सब में बहुत माहिर थी। वो जानती थी कि जो हाथ से बनी हुई कलाकारी वाला सूट उस इंसान ने पहना है वो बहुत खास है और हर कोई उसे नहीं खरीद सकता। वो ब्रांड बहुत ही ज्यादा महंगी है। राहुल उसे अपनी सगाई के लिए खरीदना चाहता था, लेकिन उसको नहीं मिल पाया था। रिया को जलन हो रही थी। वो श्रेया को जाते हुए देख रही थी और उसको उससे नफरत हो रही थी। श्रेया कबीर के पीछे चलती रही। मदद के लिए शुक्रिया, उसने कबीर से कहा। कबीर ने बिना देखे उसको पूछा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्रेया ने जवाब दिया, ओ वो मैं एक रोल के लिए ऑडिशन देना चाहती थी, तो मैं यहाँ निर्देशक से मिलने आई थी ताकि वो मुझे ऑडिशन देने का मौका दे। ओ, कबीर ने उसके हरे गाउन की तरफ देखा। वो उस कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। ठीक है, जब तुम्हारा काम हो जाए तो मेरे पास ही आ जाना, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। ठीक है, श्रेया ने सिर हिलाया, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा परिवार इस होटल का मालिक है, उसने साफ साफ कहा। अच्छा, इसलिए? श्रेया ने मन में सोचा। वो बड़ी हैरान थी, इतना बड़ा होटल। उसने कबीर को बाय बोला और अपना काम करने चली गई। उसको जाते हुए देखकर कबीर अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़ा और उसने पूछा, ये यहाँ ऑडिशन देने के लिए आई है? श्रेया जिस ओर गई थी उस दिशा में देखते हुए असिस्टेंट ने जवाब दिया, जी सर, मैडम एक फिल्म में रोल के लिए ऑडिशन देने आई है, जिसमें आपकी फैमिली पैसे लगा रही है ताकि उनके होटलों की प्रमोशन हो। जल्दी शूटिंग शुरू हो जाएगी। आपके छोटे भाई इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। कबीर ने उसी दिशा में देखा जिधर श्रेया गई थी और अपना मुंह नीचे करते हुए असिस्टेंट को निर्देश दिया, बाहर जाओ और कुछ इंतजाम करो। श्रेया जब अंदर गई तो उसको निर्देशक को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो बेशर्मी से उसके सामने चली गई और बोली,
हेलो सर। निर्देशक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, और आप कौन है? ओह, मेरा नाम श्रेया है, मैं एक अभिनेत्री हूँ। निर्देशक सब समझ गया और उसने जल्दी से श्रेया को जवाब दिया, देखो, अगर तुम ऑडिशन के बारे में बात करने आई हो तो मेरी असिस्टेंट से बात करो, ये सब मामले वो ही देखता है। ये निर्देशक बहुत फेमस था और उसका काम अव्वल दर्जे का था। इनके इस तरह नजदीक आना इतना आसान नहीं था, लेकिन इस तरीके के काम में कभी कभी मोटी चमड़ी का होकर ही काम निकलता था। मैं जानती हूँ सर, मैं यहाँ रोल मांगने नहीं आई हूँ, मैं तो बस आपसे मिलकर आपको ये बताना चाहती थी कि जब से मैंने ग्रेजुएशन की है तब से मैं आपसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ। जितना भी काम आपने बतौर निर्देशक किया है उसे सबने बहुत सराहा है। आपका निर्देशन अतुलनीय है। सब जानते हैं कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया तो वो सुपर हिट ही होगा। मैं तो बस आपको। ठीक है, निर्देशक ने बिना ज्यादा रुचि लिए जवाब दिया, मुझे मक्खन लगाने से कुछ नहीं होगा, मैंने तुम जैसी कई लड़कियां देखी हैं। अगर मैंने एक बार ना कह दिया तो उसका मतलब ना ही है। श्रेया जब भी उससे बात करना चाहती थी, इससे पहले वो अपना मुंह खोलती और कुछ कहती, वो पीछे मुड़कर वहाँ से चला गया। उसने मुड़कर एक नजर भी उसे नहीं देखा। श्रेया उसके पीछे जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन वो तेजी से अंदर चला गया। अंदर से एक निर्माता बाहर निकला। श्रेया को देखकर वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। हेलो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम श्रेया हो, है ना? वो हैरान थी। उसने जल्दी से स्माइल करते हुए कहा, जी हाँ सर, आप मुझे जानते हैं? हाँ, मैंने तुम्हारे शो देखे हैं। हालांकि तुम्हें ज्यादा बड़े रोल नहीं मिले, लेकिन तुम अच्छी अदाकारा हो, तो तुम्हें रोल चाहिए। श्रेया ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, मैं तो बस ऑडिशन देने का एक मौका चाहती हूँ। निर्माता ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं निर्देशक सर से बात करता हूँ, तुम आज से कुछ दिन बाद ऑडिशन देने के लिए आ सकती हो। श्रेया ने हैरानी से उसको देखा। उसको यकीन नहीं हो रहा था। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, तुम बस दिल लगा के मेहनत करो। उसके बाद श्रेया वापस उसी जगह चली गई जहाँ कबीर ने उसे आने को कहा था। वो अंदर बैठा था और उसके हाथ में कुछ कागजात थे जिन्हें वो पढ़ रहा था। उसने आंख उठाकर देखा तो उसको श्रेया के चेहरे पे हल्की सी खुशी के भाव दिखे। जब उसने मुस्कुराया तो उसकी आंखें बड़े आकर्षक ढंग से लगभग बंद हो गई। तुम बड़ी खुश लग रही हो, उसने कहा। श्रेया ने बोलना शुरू किया, बिल्कुल, मुझे एक बहुत बड़े निर्देशक ने ऑडिशन के लिए बुलाया है। मैं जानती थी जब तक मैं कोशिश करती रहूंगी मुझे उसका फल भी मिलेगा। मेरा भी नाम इस इंडस्ट्री में बन रहा है। उस निर्माता को मेरा नाम भी पहले से ही पता था। मेरे अच्छे दिन जल्दी ही आने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। वो खुश हो गई और उसने खुशी के मारे कबीर की बाजू पकड़ ली और खुशी खुशी उसे झुलाने लगी। कबीर ने नीचे सर किया और भटके हुए हाथ को हैरान होकर देखा। वो अनजाने में अपनी उंगलियां उसकी बाजू पर फेर रही थी। वो अभी भी उसकी बाजू को झुला रही थी। जैसे ही उसकी नजरें कबीर की नजरों पे पड़ी, उसको एहसास हुआ कि कुछ गलत है और उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। माफ करना, वो मैं एक पल के लिए होश खो बैठी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया। रियली सॉरी। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। कबीर उसको घूरता रहा, लेकिन उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उसकी बीमारी की वजह से उसको कोई परेशानी हुई हो। चलो घर चलते हैं। श्रेया खुशी से उछलते हुए उसके पीछे गई। उसके बॉडीगार्ड्स ने आगे चलकर उसका रास्ता साफ किया। उन्होंने उसके लिए दरवाजा खोला जैसे वो कहीं का राजा हो। कबीर को देखते हुए श्रेया ने सोचा कि ये सच में बाकी सबसे बहुत अलग है। कबीर, तुम कोई बहुत बड़े इंसान हो क्या? इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी आरजे खुशी को। दोस्तों, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो श्रेया की कहानी। कहानी में आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। श्रेया ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी हो हम डिवोर्स तो ले ही लेंगे। कबीर हंसने लगा। चलो अच्छी बात है, तुम्हें ये पहले से ही पता है। श्रेया उसकी कार में बैठ गई। उसने कबीर के चेहरे की सुंदर बनावट को देखा और देखती रह गई। वो इस तरफ से किसी सुंदर गढ़ी हुई मूर्ति जैसा लग रहा था। वो जितना उसे देख रही थी उतना ही उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी।
कबीर ने एक नजर उसकी तरफ देखा तो उसने देखा कि वो टांगे चौड़ी करके बैठी थी। उसने गुस्से में कहा, तुम थोड़ा ढंग से बैठ सकती हो, एक औरत की तरह। श्रेया ने एकदम से सर नीचे करके देखा और जल्दी से अपनी ड्रेस की तरफ देखते हुए अपनी टांगे पास लाई। सच में वो कैसे भूल सकती है कि उसने ड्रेस पहनी है। जब उसने सर ऊपर करके देखा तो उसकी आंखें कबीर की आंखों से मिली, जिनमें नामंजूरी जाहिर थी। उसने बिना कुछ सोचे कहा, क्या? जैसे तुमने तो पहले कभी मुझे देखा ही नहीं। कबीर का चेहरा गहरा गया। क्या तुम थोड़ा भी एक औरत की तरह रह सकती हो? उसने बड़ी जोर से बिना डरे मना किया। कबीर के पास बोलने को शब्द नहीं थे। आज से पहले किसी औरत ने उस पे इस तरह चिल्लाने की हिम्मत नहीं की थी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। देखो, मैं चाहता हूँ कि ये शादी हम दोनों के लिए सुखद और शांतिपूर्ण हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? आखिरकार ये सब तो तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस रात मैंने तुमसे जबरदस्ती करी कि मेरे कपड़े उतारो। मैंने सिर्फ तुम्हें ड्रग्स दिए थे, मैंने तुम्हें वो सब करने को नहीं कहा था। कबीर के चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए थे। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तुम्हें भी बहुत मजा आया था। तुम भी मुझसे लिपटी हुई थी और मुझे छोड़ नहीं रही थी। मुझे अभी भी याद है तुम अपनी उंगलियां चबा रही थी जब तुम्हें बहुत आनंद आ रहा था, और तुम्हारा चेहरा भी इतना लाल हो गया था जैसे अभी खून कभी भी बहने लग जाए। श्रेया का चेहरा एकदम से लाल पड़ गया। कबीर अपनी नजर उससे हटा ही नहीं रहा था। श्रेया के चेहरे से गर्मी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका चेहरा जल रहा हो। मुझे ऐसा कुछ बिल्कुल भी याद नहीं है। ये सब तुम्हारी कल्पना होगी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो सब बहुत दर्दनाक था, क्योंकि वो तुम्हारा पहली बार था। तुम कुछ भी नहीं जानते थे और तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। हे! अचानक कबीर श्रेया के करीब आया और उसका चेहरा श्रेया के बिल्कुल सामने आ गया। जैसे ही उसने उसके लाल चेहरे को देखा, उसने महसूस किया वो ऐसी कोमल थी। उसका स्त्रीत्व निखर कर सामने आ रहा था। कबीर की गहरी काली आंखों में एक शरारत थी। श्रेया ने जब उसकी आंखों में देखा तो वो जल्दी से पीछे हो गई। दोनों के बीच इतनी कम दूरी होने के कारण पूरी कार की हवा अचानक गर्म हो गई थी। कबीर के शरीर की गर्मी श्रेया को साफ महसूस हो रही थी। देखो, बिल्कुल ऐसे ही। उसके चेहरे का रंग देखकर वो मुस्कुराया। तुम चाहती हो कि मैं तस्वीर खींचकर तुम्हें दिखाऊं? श्रेया ने उसके हाथ पर हल्का सा थप्पड़ मारा और उससे दूर होकर वापस अपनी सीट पर बैठ गई। वो दोनों कार के बाहर देखने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन कार में अभी भी गर्मी महसूस की जा सकती थी और वो धीरे धीरे और भी बढ़ रही थी। श्रेया के चेहरे से इस कदर गर्मी निकल रही थी कि उसने दोबारा मुड़कर कबीर को देखने की हिम्मत नहीं की। वो कैसे भूल सकती थी? उसका भी वो पहली बार था और वो इतनी जल्दी यूं ही लापरवाह होकर राजी हो गई थी। उसको बहुत बुरी तरह सताया गया था। अपने चेहरे को हाथ से छूते हुए उसने मायूस होकर सोचा कि क्या उसका चेहरा सच में इतना लाल हो गया था। फिर ड्राइवर ने दोनों के बीच की अजीब चिंता को दूर करते हुए कहा, सर, मैडम, हम पहुंच चुके हैं। श्रेया ने हड़बड़ी में कार का दरवाजा खोला, लेकिन अचानक कबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसको रोका। उसने पीछे देखा और कहा, क्या कर रहे हो तुम? कबीर ने कहा, तुम भाग क्यों रही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें शर्म आ रही है? मुझे अकेला छोड़ दो। श्रेया ने उसका हाथ दूर धकेल दिया और जल्दी से घर के अंदर चली गई। हे! जब उसने श्रेया को पीछे से जाते हुए देखा, उसने जोर से अपना सिर हिलाया। कबीर इत्मीनान से कार से बाहर निकला। श्रेया को इस तरह देखकर उसका मूड अच्छा हो गया था। श्रेया कुछ कदम ही आगे बढ़ पाई थी कि दरवाजे के पास एक अनजान महिला दिखाई दी। तुरंत उसको देखकर श्रेया के मन में आया, ये काफी सुंदर और एलिगेंट औरत है। श्रेया वहीं खड़ी रही। उसके पीछे कबीर ने उधर रुककर उस महिला को देखा। उसने खराश भरी आवाज में पुकारा, काव्या। काव्या उसकी प्रेमिका थी। एक बार उस महिला को देखने के बाद श्रेया को समझ आने लगा कि कबीर को किस तरीके की लड़कियां पसंद हैं।
उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, चमकदार, और वो इतनी सुंदर लग रही थी कि जैसे कहीं दूर से अप्सरा आई हो। उसने एक सफेद जैकेट पहनी थी, उसने नीचे ग्रे ड्रेस पहनी थी। वो ब्राइट, बुद्धिमान, सुंदर और उदार दिख रही थी। साफ पता चल रहा था कि वो ऊपर से नीचे तक एक अमीर सुंदरी थी। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो बस उन दोनों को निहार सकती थी, ये जानते हुए भी कि वो ऐसा करते हुए बेवकूफ लगेगी। कबीर और काव्या एक दूसरे के पास खड़े थे और साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। वो जाहिर तौर पर एक बहुत सुंदर और फैशनेबल लड़की थी। वो बिल्कुल भी श्रेया जैसी नहीं थी। अगर कबीर और काव्या की जोड़ी हो तो उनको साथ में देख के हर कोई जलता। मुड़कर अपना सिर ऊपर किया और गुरूर से श्रेया को देखा। उसको कुछ देर घूरने के बाद उसने दोबारा कबीर पर अपनी नजरें टिका दी। इस गंभीर सिचुएशन में श्रेया को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने कबीर की तरफ देख के कहा, मेरे कपड़े धुले हुए नहीं हैं, मैं जाकर अपने कपड़े धो लेती हूँ। वो तेजी से दौड़कर घर के अंदर चली गई। काव्या ने श्रेया की तरफ इशारा करते हुए कबीर से कहा, ये किस तरह की लड़की को उठाकर तुम घर ले आए हो? कबीर ने उसको पूछा, क्या तुमने वो मैसेज पढ़ा जो मैंने तुम्हें भेजा था? मैं जानता हूँ सब कुछ बहुत जल्दी हो गया और बात इस हद तक पहुँच गई है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं जानता हूँ तुम बहुत दुखी हो, गुस्से में हो, लेकिन ये सब अब सच्चाई है। मेरे पास इस शादी को मंजूर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार को लगता है कि ये मेरी बीमारी को ठीक कर सकती है। वो चाहते थे कि मैं इस शादी को कर लूं। मेरे पास हाँ बोलने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सब मानना बहुत मुश्किल होगा, वो भी तब जब मैंने अभी अभी तुम्हें ये सब बताया है, लेकिन अब यही सच है। अगर तुम मुझे इस वजह से छोड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारे इस फैसले को स्वीकार करूंगा। मुझसे नफरत करो, मुझे डांट लो, मुझसे कुछ और मांग लो, मैं सब कुछ मान लूंगा। मैंने हमारा वादा तोड़ा है, तुम जो कहोगी मैं वो सब करूंगा। काव्या के कंधे कांप रहे थे। मैं तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहती, मैं ऐसा करना कैसे सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं बस यही पूछना चाहती हूँ तुमसे कि अब मैं क्या करूँ? असलियत में हम सिर्फ दो अजनबी हैं जो एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते हैं। शादी के पहले मैं उसका नाम तक नहीं जानता था। मेरी फैमिली के दबाव के चलते मैंने इससे शादी की है। मेरे हाथ में सचमुच कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उसको डिवोर्स दे दूंगा। ये सुनकर काव्या ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थी। क्या सच में? कबीर ने सिर हिलाया। हम दोनों ने शुरुआत में ही इसके बारे में बात कर ली थी। कबीर और काव्या बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। उनको कबीर की बीमारी के चलते एक दूसरे से अलग होना पड़ा, क्योंकि वो किसी औरत को छू नहीं सकता था। उसका परिवार उसके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढना चाहता था जो उसके वंश को आगे बढ़ा सके। लेकिन जब भी वो काव्या के आसपास होता था उसको शरीर पर रैशेस हो जाते थे और उसकी बीमारी और भी बढ़ जाती थी। काव्या ने सब कुछ आजमा के देख लिया था, मेकअप ना करने से लेके दवाई लेने तक, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था। उसकी बीमारी हर बार बढ़ ही जाती थी। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी आरजे खुशी को।